हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रुद्र सर। और वह तेजी से रुद्र के कमरे की तरफ दौड़ा। अगली दोपहर लगभग 1 बजे रुद्र की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। अपने आप को अस्पताल में देखकर रुद्र काफ़ी हैरान था। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो उसके सामने एक नर्स उसके ग्लूकोज बोतल में कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट कर रही थी, जिसे देखकर रुद्र ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, यह मैं हॉस्पिटल में? मैं यहाँ कैसे? मुझे कौन लाया? रुद्र की बात सुनकर इससे पहले कि नर्स कुछ जवाब देती तभी कमरे में दाखिल हो रहा एंथोनी रुद्र के पास आते हुए बोला, आपको मैं लेकर आया हूँ सर। कल आप बेहोश हो गए थे, आपके हाथ और पैरों से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी तो मुझे आपके यहाँ लाना पड़ा। अब कैसी तबीयत है आपकी? और एंथोनी के सवाल पूछने पर रुद्र ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए हुए कहा, मैं ठीक हूँ एंथोनी, थैंक यू। तुम और ऐसे सचमुच मेरा काफ़ी ख्याल रख रहे हो, और तुम लोग ना होते तो मेरा सर्वाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। यह तो मेरा फ़र्ज़ है सर। लेकिन सर एक बात कहूँ, आप इतने दर्द और तकलीफ़ में हैं लेकिन फिर भी मैम से कुछ नहीं कह रहे। उल्टा उन्हें आपको लेकर गलतफहमी हो रही है। आप उनकी गलतफहमी क्लियर क्यों नहीं कर देते? ऐसी कंडीशन में तो आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मैम को सब बता दीजिए ना, मुझे पूरा यकीन है वह आपकी कंडीशन को ज़रूर समझेंगी। एंथोनी रुद्र के लिए सचमुच बहुत परेशान था कि तभी उसकी बातों को सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, इस बात का तो डर है कि वह मेरी कंडीशन को ज़रूर समझेगी और फिर खुद के बारे में सोचेगी ही नहीं। लेकिन मैं यह नहीं जानता क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। कहते हुए रुद्र की आंखों में नमी आने लगी थी। उसका दिल एक बार फिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। निकिता के बारे में सोचते ही निकिता के लिए उसका प्यार उसके दिल में बेचैनी का कारण बनने लगता था। सिर्फ वही जानता था कि उसने किस तरह अपने प्यार को खुद ही अपने से दूर कर दिया। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखकर वह किस तरह इसे बर्दाश्त करता है। बेवफा ना होते हुए भी उसने खुद को बेवफा साबित किया है। इस बात से बड़ा दर्द और क्या ही होगा? क्या आपने जिसे प्यार किया वह भी आपसे टूट कर प्यार करता है? लेकिन किस्मत ने आपको इस कदर मजबूर कर दिया है कि वह आपके करीब होकर भी आपके सीने से लग नहीं सकता। जिंदगी के इस मोड़ पर जब उसे अपने प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह अपने प्यार से दूर जा रहा है। रुद्र की बात सुनकर एंथोनी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। एंथोनी की बात सुनकर रुद्र अपनी आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? रुद्र के सवाल पर एंथोनी ना में सर हिलाते हुए बोला, कोई वैसा मिला ही नहीं। करके देखो, खुद को भूल जाओगे। कहते हुए रुद्र के ख्यालों में निकिता चल रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के भरे हुए गले की आवाज़ आई। जब प्यार के बारे में इतना जानते हो तो यह क्यों नहीं समझते कि मोहब्बत सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी साथ निभाने का नाम है। और इन शब्दों को सुनते ही रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी नज़र घुमाकर वार्ड के दरवाजे की तरफ देखा तो अक्षत और खुशी बोर्ड के दरवाजे पर खड़े थे। खुशी को वहां देखकर राजीव हैरान था। तभी खुशी अपनी आंखों में हल्की नमी लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें मालूम है तुम जो कह रहे हो कितना गलत है? निकिता तुम्हारी पत्नी है, उसे पूरा हक है तुम्हारी कंडीशन के बारे में जानने का। वह तुम्हें किस हद तक चाहती है यह बात मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो। तुम इस कंडीशन में हो, उससे दूर रहने के लिए मजबूर हो। तुम दोनों अपनी जगह एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तरस रहे हो। वह तुम्हें बेवफा मानने को तैयार नहीं और तुम उसके साथ वफा करने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम रुद्र? गुनहगार ना होते हुए भी खुद को गुनहगार क्यों साबित करना चाहते हो? और खुशी की बातों को सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन उसे सवाल करते हुए बोला, खुशी तुम यहाँ? और एजे तुम? इसका मतलब तुमने खुशी को? हाँ, मैंने उसे सब बता दिया है क्योंकि मैं यह सच ज़्यादा दिन तक अपनी जान से नहीं छुपा सकता था। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि तुम्हें निकिता को भी सच बता देना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी तुम दोनों साथ मिलकर भी तो सॉल्व कर सकते हो। कहते हुए अक्षत रुद्र को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी निकिता की लाइफ स्पॉइल हो जाए। उसके पास तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। शायद हम दोनों का रिश्ता और साथ ऊपर वाले ने यहीं तक लिखा था और आगे की बची हुई ज़िंदगी शायद मुझे अकेले जीनी होगी। मैं तो मौत के बहुत करीब हूँ,
लेकिन अपने साथ साथ अपनी निकिता को मरने नहीं दे सकता। मेरे साथ रहकर भी उसे क्या हासिल होगा? ना ही मैं उसे अब फिजिकल सेटिस्फिकेशन दे सकता हूँ, ना ही बच्चे दे सकता हूँ, और हर एक गुजरते वक्त के साथ मेरे कदम मौत की मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। वह मुझे हर दिन बीमार होकर मरता हुआ देखेगी, और हर पल हम लोगों में यह डर रहेगा कि कहीं मेरा इन्फेक्शन उसे ना हो जाए। यह लाइलाज बीमारी कुछ सालों में मेरी जान तो ले ही लेगी, लेकिन कम से कम मैं अपने प्यार को तो बचा सकता हूँ, और इसके लिए मुझे चाहे बेवफा ही क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगा। मुझे पूरा यकीन है कुछ सालों में वह मुझे भूल जाएगी और कोई दूसरा शख्स उसकी लाइफ में आ जाएगा जो उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगा। कहते हुए रुद्र की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसका गला भरने लगा था कि तभी खुशी उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी, नहीं खुशी, प्लीज़ कुछ मत कहना। एजे है तो अपना वादा तोड़ दिया है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी निकी को कुछ नहीं बताओगी, तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन रुद्र, यह गलत है। मैं निकिता से इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपाऊं? उसे पूरा हक है तुम्हारे बारे में जानने का। वह मेरी दोस्त है, मैं उसे हर पल तड़पते हुए देख रही हूँ। वह तुमसे बहुत प्यार करती है रुद्र। अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह मुझे भी कभी माफ़ नहीं करेगी। प्यार करती है इसीलिए तो सच छुपाने के लिए कह रहा हूँ खुशी। और जिस तरह तुम उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, उसी तरह मैं भी नहीं देख सकता। मेरी सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ कर रख देगी। आज वह जितना तड़प रही है इससे भी ज़्यादा तड़पेगी। क्या तुम यही चाहती हो? बोलो। मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा नहीं चाहोगी, इसलिए तुम मेरी कसम है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यह सच्चाई किसी को नहीं बताओगी, समझी? और रुद्र की बात सुनकर खुशी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो रुद्र, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुमने निकिता को धोखा दिया है और इसीलिए मैंने तुमसे बदतमीजी की। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। और खुशी की बात सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है खुशी। मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी निकी का इतना ख्याल रखती हो, उसके बारे में इतना सोचती हो। तुम दोनों की दोस्ती सचमुच बेमिसाल है। खुशी, मुझसे वादा करो अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी निकी का ख्याल रखोगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, और उसकी लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर लाने की कोशिश करोगी जो उसे सपोर्ट करे, उसे प्यार करे, मैं मुझसे भी ज़्यादा, जो मेरी कमी उसे कभी महसूस न होने दे। कहते हुए रुद्र की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसकी बातों को सुनकर खुशी को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। वह अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वह जल्दी से रोते हुए वहाँ से भाग गई और खुशी को रोककर भागते हुए देखकर अक्षत भी जल्दी से उसके पीछे भागा। लेकिन तभी उसने धीरे से अपने कदम रोके और पलटकर रुद्र की तरफ देखा कि तभी रुद्र अक्षत की तरफ देखते हुए चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए बोला, जाओ उसे संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड थैंक यू वंस अगेन। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। आई होप इन तकलीफ़ों की वजह जल्दी ख़त्म हो जाए। और रुद्र की इस बात को सुनकर अक्षत को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह रुद्र के कहने का मतलब समझ चुका था। रुद्र यहाँ खुद को ख़त्म होने की विश कर रहा था, जो सुनकर अक्षत को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि भले ही अक्षत किसी को यह महसूस न कराए, लेकिन रुद्र और निकिता उसके लिए बहुत ही स्पेशल थे। लेकिन वह हमेशा की तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए गुस्से से दांत पीस कर रुद्र को घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, माइंड योर लैंग्वेज रुद्र प्रताप सिंघानिया, अदरवाइज आई विल बीट यू एंड आई विल किल यू। समझा तू? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। कहते हुए अक्षत ने एंथोनी की तरफ देखकर उसे इशारा किया और अब वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। अक्षत के जाने के बाद रुद्र के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब एंथोनी रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, सर आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए लंच लेकर आता हूँ। और यह सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए एंथोनी से बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंथोनी, फ़िलहाल तुम जो मुझे कुछ देर अकेला रहना है। लेकिन सर आपको मेडिसिन। कहाँ ना जाओ, मैं आज नहीं मरने वाला। अब रुद्र की बात सुनकर एंथोनी ना चाहते हुए भी चुपचाप सब वार्ड से बाहर निकल गया। एंथोनी के जाने के बाद रुद्र यूं ही अपनी आंखें बंद करे आंसू बहाते हुए निकिता के बारे में सोच रहा था। निकिता का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो देखते ही देखते आंसुओं से भीगने लगा था, यह ख्याल उसके दिमाग में किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा था। वह निकिता को याद करते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी निकी,
मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अफसोस की यह बात मैं अब तुम्हारे सामने नहीं कह सकता। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने जितने भी दिन तुम्हारे साथ बिताए वह यादें अब मेरे जीने की वजह हैं। रुद्र की बंद आंखों के सामने निकिता का प्यारा सा चेहरा घूम रहा था, जो मुंह बनाते हुए उसे शिकायत करते हुए बोल रही थी। रुद्र, यह कैसा हेयर स्टाइल बना रखा है तुमने? यह तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ मेरे हेयर स्टाइल में? अच्छा तो है। तुम्हें पता है इस हेयर स्टाइल के पीछे लड़कियां दीवानी बनी घूमती हैं, और एक तुम हो जिसे मेरे कपड़े मेरे स्टाइल से सिर्फ प्रॉब्लम है। तुम्हें याद नहीं क्या इसी स्टाइल की वजह से मैं नीदरलैंड के टॉप प्ले बॉय में से एक था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है फंस कर रह गया हूँ। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होने देती निकी। रोमांटिक? और तुम्हारे साथ? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? होते होंगे तुम नीदरलैंड के प्ले बॉय। अब होकर दिखाओ। तुम्हारे यह ब्लडी हेयर कैंची से कतर ना दिए तो मेरा नाम भी निकिता सिंघानिया नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। तुम आज ही मेरे साथ सैलून चलकर इस ब्लडी हेयर को ब्लैक करवाओगे और कोई इंसानों वाला अच्छा सा हेयर कट लेंगे, समझे? और निकिता की बात सुनकर रुद्र अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे साफ इनकार करते हुए बोला, व्हाट? मैं अपने हेयर ब्लैक करवा लूँ? तुम पागल हो क्या? अरे आज की दुनिया में जहाँ सभी लड़के लड़कियों को पटाने के लिए रंग बिरंगे लाल हरे पीले नीले बाल रख रहे हैं, वहाँ तुम मेरे सिल्वर ब्लॉन्ड हेयर को ब्लैक करवाना चाहती हो? तुमने कोरियन लड़कों को नहीं देखा क्या? BTS। ही, वेरी फनी। वह लड़के लाल पीले बाल रख रहे हैं क्योंकि वह कुंवारे हैं, क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो। अब तुम्हें शादीशुदा मर्दों की तरह रहना होगा, समझे? और अगर तुमने जरा भी नाटक किया तो इस बारे में तुम्हारे बालों को ब्लैक नहीं करवाऊंगी, बल्कि पूरे के पूरे बाल रेजर से उतार दूंगी, समझे? अब तुम अपने पुराने लाइफस्टाइल के बारे में भूल ही जाओ। अब तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया के हिसाब से, समझे? है, ओ माय गॉड, यह मैंने शादी नहीं की बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। निकी, तुम बहुत पौसी हो। जब देखो तब मुझे बेचारे पर हुक्म चलाती रहती हो। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारे इस बॉसी नेचर के कारण कहीं भाग जाऊंगा, फिर देखता हूं तुम किस पर धौंस जमाती हो। कहते हुए रुद्र निकिता को धमकी दे रहा था और उसके बाद सुनकर निकिता जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या कहा? तुम भाग जाओगे? भाग कर तो देखो, तुम्हारे सपने में भी यह ख्वाब पूरे नहीं होंगे। यह ख्याल तो तुम छोड़ ही दो। तुम जहां भी भागने की कोशिश करोगे, तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा बांध कर तुम्हें खींच कर ले आऊंगी, समझे? और इन बातों को याद करते हुए रुद्र अपनी गीली आंखों से दर्द भरी आवाज़ में अपने आप से बोला, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है निकी। काश तुम सच मेरे गले में कुत्ते का पट्टा बांध कर अपने पास रख लेती। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है निकी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ एक बार आकर मुझे गले लगा लो। कहते हुए रुद्र फूट कर रोने लगा। वह किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मन की महफिल जावा है हसीन है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मन की महफिल जवां है हसीन है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। मुझे फिर से तबाह कर, मुझे फिर से रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। आँखों में तेरी ही सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मन की महफिल जवां है हंसी है। जिधर भी ये देखे जहाँ भी ये जाए, तुझे ढूंढती हैं ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखे जहाँ भी ये जाए, तुझे ढूंढा है ये पागल निगाहें। मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मन की महफिल जवां है हंसी है। और वहीं दूसरी तरफ खुशी और अक्षत अस्पताल के ही गार्डन में बैठे एक दूसरे को संभाल रहे थे। खुशी अक्षत के सीने से लग कर रो रही थी और अक्षत भी फिलहाल उसे अपने सीने से लगाए हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हर बात से अनजान सिवाय हॉस्पिटल में अपने रूटीन चेकअप के लिए अपने सैंपल देकर वहां से निकल रहा था कि तभी उसकी नज़र कैंटीन एरिया में एंथोनी पर गई, जिसे देखकर सिवाय के कदम एंथोनी की तरफ चले गए। एंथोनी कैंटीन में बैठे कॉफ़ी पी रहा था और अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंथोनी ने धीरे से पलट कर पीछे की तरफ देखा तो सिवाय को अपने सामने देखकर
एंथोनी चेहरे पर एक मुस्कान लाए बोला, सिवाय तुम यहाँ? आओ ना, बैठो और यह बताओ तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं दरअसल अपने रूटीन चेकअप के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ? कहते हुए सिवाय एंथोनी के सामने वाली चेयर पर बैठा। हाँ, तुम्हें तो पता है ना, किंग ने आजकल मुझे रुद्र प्रताप सिंघानिया के सर्विस में लगाया है, तो मैं उन्हें ही हॉस्पिटल लेकर आया था। और रुद्र का जिक्र सुनते ही सिवाय काफ़ी हैरान रह गया। अब उसने शॉकिंग रिएक्शन देते हुए एंथोनी से पूछा, रुद्र प्रताप सिंघानिया को हॉस्पिटल? लेकिन किस लिए? सब ठीक तो है? एंथोनी थोड़ा निराश होते हुए, अरे क्या बताऊं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि वह बेचारे बॉडी प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी चोट लगी है उन्हें और हॉस्पिटल में एडमिट है। बस मैं उसके आगे कुछ नहीं बता सकता। तुम तो जानते हो हमारी ड्यूटी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अपने बॉस की पर्सनल लाइफ हम पब्लिक नहीं कर सकते। खैर वह सब छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें तुम्हारे सपनों की रानी मिली या नहीं, या अभी भी बस झुमका लेकर घूम रहे हो? और एंथोनी के सवाल पूछने पर सिवाय निराश होते हुए बताया, छोड़ उन बातों को यार, वह मेरी किस्मत में नहीं है, वह शादीशुदा है। और यह सुनकर एंथोनी को सिवाय के लिए बुरा लग रहा था। उसने अफसोस जताते हुए कहा, ओह सो सॉरी यार, क्या तू चिंता मत कर, दूसरी मिल जाएगी। तू इतना हैंडसम, स्मार्ट, रिच और इंटेलिजेंट है, तेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ, मुझे रुद्र सर का ख्याल रखना है, फिर मिलते हैं। कहकर एंथोनी वहाँ से चला गया। और एंथोनी के जाने के बाद सिवाय को कुछ डाउट हुआ। वह भी खुद को रोक नहीं पाया और छुप कर एंथोनी के पीछे चला गया और रुद्र के वार्ड के सामने खड़ा होकर चुप कर उसे देख रहा था, जहाँ रुद्र अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ अपने चेहरे पर मायूसी और दर्द लिए मोबाइल में किसी की फ़ोटो देखकर उसे बातें कर रहा था, उसे माफ़ी मांग रहा था और बार बार आई लव यू कह रहा था। यह देखकर सिवाय को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक ही उसका फ़ोन रिंग करता है। सिवाय ने मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और उसे रिसीव किया। दूसरी तरफ से निकिता धीमी सी आवाज़ में सिवाय से बोली, सिवाय आप कहाँ हैं? क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? दरअसल प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ मैं अभी आता हूँ, कहकर सिवाय रुद्र को देखकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता था, इसलिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसने ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था। कुछ ही देर बाद वह घर पहुँच चुका था। इस वक्त उसके हाथों और पैरों के तलवों में काफ़ी ज़्यादा जख्म थे, जिसमें बैंडेज हुई थी। फिलहाल वह चलने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए एंथोनी उसे व्हीलचेयर की मदद से उसके कमरे में लेकर आया। उसने एक बार फिर रुद्र को खाना खाने और मेडिसिन लेने के लिए कहा, क्योंकि रुद्र ने अभी तक खाना नहीं खाया था। लेकिन रुद्र तो जैसे आप जीना ही नहीं चाहता था। उसने एंथोनी को चुपचाप कमरे से जाने के लिए कह दिया। एंथोनी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र के सामने उसकी एक न चली। रुद्र कुछ देर अकेला रहना चाहता था। उसने ज़बरदस्ती एंथोनी को कमरे से बाहर भेज दिया और खुद भी चेयर पर बैठे हुए पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाकर देखने लगा, जहां कमरे की दीवार पर चारों तरफ निकिता का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, जिसे रुद्र ने अपने हाथों से बनाया था। रुद्र का यह हिडन टैलेंट था। वह एक बहुत ही अच्छा वायलिन प्लेयर और पेंटर था। हालांकि वह इस टैलेंट को कभी कभी इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी जब वह निकिता से इतना दूर था, उसकी याद में उसने निकिता की न जाने कितनी ही पोर्ट्रेट बनाई थी। और तभी रुद्र अपने व्हीलचेयर के सामने बनी एक अधूरी पोर्ट्रेट के पास गया, जहां उसने एक खूबसूरत सा गुलमोहर का पेड़ डिज़ाइन किया हुआ था और उसके नीचे एक लड़की ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी, जिसने अपने बदन पर साड़ी पहन रखी थी। उसकी साड़ी का आंचल उड़ रहा था और गुलमोहर के पेड़ से कई सारे फूल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। इस पोर्टल को देखते हुए रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अब उसने प्यार से उस चेहरे को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। सॉरी निकी, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो उन हॉस्पिटल वालों से कितना कहा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया है। प्लीज़ नाराज़ मत हो। मैं जानता हूँ इस पेंटिंग में और भी कमी है। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी उसे पूरा कर दूंगा। इतना कहकर रुद्र पास में रखे हुए कलर प्लेट को अपने हाथों में उठाता है। अब वह अपने बैंडेज लगे हुए हाथों से जैसे ही कलर ब्रश उठाता है, उसकी पकड़ ब्रश पर कस ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कांच लग जाने के कारण डॉक्टर ने उसके हाथ पर काफ़ी अच्छे से बैंडेज किया था। अब यह देखकर रुद्र फ्रस्ट्रेटेड होते हुए निकिता के उसी पोर्ट्रेट को देखते हुए बोला, ओहो, यह डॉक्टर बिना कितना इडियट है। उसे इतनी बैंडेज लगाने के लिए किसने कहा था? देखो निकी,
तुम रहती ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। बैंडेज लगा है तो क्या हुआ, मैं अभी तुम्हारे गुलमोहर के पेड़ों को लगा देता हूँ। और सिर्फ गुलमोहर नहीं बल्कि तुम्हारा फेवरेट नील मोहर, और उसकी हर वैरायटी हर कलर में जैसा कि तुम्हें पसंद है। कहते हुए रुद्र ने अपनी बैंडेज लगे हाथों को ही कलर प्लेट में डिप किया और वह बिना ब्रश की मदद से अपने हाथ से ही पेंटिंग को पूरा करने लगा। और इसके साथ ही वह निकिता की पोर्ट्रेट से बात करते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं यह बात कैसे भूल सकता हूँ। मेरी प्यारी निक्की को सबसे ज़्यादा इन्हीं पेड़ों के फूल तो पसंद है, और इसी के लिए तो तुम हमेशा मुझसे लड़ती थी कि मैंने अपने गार्डन में यह पेड़ नहीं लगाए। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है अब हमारे गार्डन में तुम्हारे फेवरेट गुलमोहर की हर वैरायटी है। अब तुम जब भी उसके नीचे खड़ी होगी ना, तो हवाओं के साथ उन फूलों की बारिश पर तुम होगी और तुम एक जीती जागती पोर्ट्रेट लगोगी। मुझे पता है मैंने जो किया है उसके बाद शायद यह नज़ारा मैं अपनी आंखों से जीते जी ना देख पाऊँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मरने के बाद मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही तो देखूँगा। कहते हुए रुद्र यूं ही निकिता के ख्यालों में खो गया। जब एक बार रुद्र और निकिता अपने विला के गार्डन में बैठे हुए थे। गार्डन में हर किस्म के रंग बिरंगे फूल थे। आसपास अर्जुन और अशोक के कई सारे पेड़, एक बड़ा सा फव्वारा जो गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था कि तभी निकिता ने मुंह बनाते हुए रुद्र से कहा, एक बात बताओ रुद्र, हमारे गार्डन में हर किस्म के पेड़ और पौधे हैं, लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत पेड़ गुलमोहर और नील मोहर का पेड़ क्यों नहीं है? तुम्हें पता है वह कितनी खूबसूरत होते हैं? प्लीज़ तुम उसे भी हमारे गार्डन में लगाओ ना। और निकिता की बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाट, क्या बातें कर रही हो तुम निकी? मेरे गार्डन में वह सड़क छाप पेड़? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें पता है हमारे गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से किसी की भी वैरायटी इंडियन नहीं है, बल्कि सब विदेशों से इंपोर्ट की गई है, जो कि इंडिया में मिलना बहुत ही रेयर है। और तुम चाहती हो कि मैं इन सबको हटाकर वह नॉर्मल सा 20 रुपये वाला पेड़ लगवाऊँ? नो वे, मुझे अपना गार्डन का आर्ट खराब नहीं करना। और यह सुनकर निकिता रुद्र पर गुस्सा करते हुए बोली, वाट, तुम क्या बकवास कर रहे हो रुद्र? तुम पेड़ पौधों में भी क्लास देखते हो? इसका मतलब तुम मुझ में भी क्लास देखते हो? मुझे वह पेड़ पसंद है और तुम मेरी खुशी के लिए अपने गार्डन में कुछ पेड़ एडजस्ट नहीं कर सकते? मेरे साथ लाइफ टाइम क्या एडजस्ट करोगे? तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम हटो मेरे पास से। कहकर निकिता गुस्से से वहाँ से चली गई और अब रुद्र उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था। प्रेजेंट टाइम। रुद्र इन बातों को याद करते हुए अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाता है। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ख्वाहिशों को इस तरह पूरा करूँगा कि तुम्हारे चेहरे पर आने वाली मुस्कान को देखने के लिए भी तरस जाऊँगा। कहते हुए रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह यूं ही लगातार निकिता की पेंटिंग बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ निकिता और शिवाय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि तभी शिवाय ने निकिता की तरफ देखते हुए कहा, निकिता जी, मैं कब से देख रहा हूँ आप सिर्फ काम में लगी हुई हैं, आपने खाना भी नहीं खाया। अगर ऐसा ही चला रहा तो आप बीमार हो जाएंगी, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। और शिवाय की बात सुनकर निकिता यूं ही अपना काम करते हुए शिवाय से बोली, नहीं शिवाय, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप जाइए, आप खा लीजिए, मैं यहाँ काम देखती हूँ। निकिता की बात सुनकर शिवाय आगे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन तभी वह कुछ सोचते हुए अपने आप से बोला, क्या मुझे मिस्टर सिंघानिया के बारे में मिस सिंघानिया को बताना चाहिए? आई थिंक उन्हें इसके बारे में शायद पता ना हो। और यही सोचकर उसने निकिता से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मिस सिंघानिया, एक बात पूछूं? मिस्टर सिंघानिया को क्या हुआ है? मैंने आज उन्हें हॉस्पिटल में देखा था। और शिवाय के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद निकिता एकदम हैरान रह गई। उसने झटके से अपना चेहरा उठाकर शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र हॉस्पिटल में? यह क्या बात कर रहे हैं शिवाय? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। सब ठीक तो है, क्या हुआ है रुद्र को? कहते हुए निकिता थोड़ी परेशान होने लगी और उसे परेशान देखकर शिवाय ने उसे शांत करते हुए कहा, निकिता जी प्लीज़ शांत हो जाइए। मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें हॉस्पिटल बेड पर देखा था, बस इसीलिए आपसे पूछा। और यह सुनकर निकिता जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर अपना बैग उठाते हुए थोड़ी हड़बड़ी में शिवाय से बोली, शिवाय, मुझे रुद्र से मिलने जाना है, आप प्लीज़ यहाँ देख लीजिएगा। कहते हुए निकिता वहाँ से जाने को हुई कि तभी उसकी कंडीशन कुछ बेचैनी भरी थी। यह देखकर शिवाय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, निकिता प्लीज़ इस तरह हाइपर मत होइए, आप अकेले जाने की कंडीशन में नहीं हैं, आप रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शिवाय इसकी। कहते हुए निकिता थोड़ा एक्सक्यूज़ कर रही थी।
उसे शिवाय को परेशान करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन शिवाय उसे आंख दिखाते हुए शांत करते हुए बोला, कहा ना मैं भी आपके साथ चलूँगा, चलिए। कहते हुए शिवाय निकिता को अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में निकिता काफ़ी परेशान थी। निकिता को इस तरह परेशान देखकर शिवाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। निकिता बार बार अपने नाखून चबा रही थी, अपने बालों में हाथ चला रही थी और यह देखकर शिवाय उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, निकिता शांत हो जाइए, हम बस पहुंच रहे हैं। और शिवाय के हिम्मत देने पर निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू शिवाय मेरी हेल्प के लिए, लेकिन पता नहीं मेरा रुद्र कैसा होगा। कल उसे मेरी वजह से चोट भी लग गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि वह गलत नहीं है, लेकिन जो मेरी आंखें देखती हैं और जो मेरा दिमाग समझता है, मैं उसे भी झुठला नहीं पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है शिवाय, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरा पहले बहुत ख्याल रखता था। मैं जब भी उस पर गुस्सा करती थी वह चुपचाप उसे सुन लेता था। गलती ना होते हुए भी वह मुझे सॉरी कहता था। बस उसकी एक ही शिकायत मुझसे हमेशा रहती थी कि मैं बहुत बॉसी हूँ, अपने सामने किसी की नहीं सुनती। लेकिन उस बेवकूफ़ को कौन बताए कि जब भी बिना गलती के वह मुझसे माफ़ी मांगता है, मेरे नखरे को उठाता है, मेरे सामने मुंह बनाते हुए शिकायत करता है, वह मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज न जाने क्यों वह इतना बदल गया है। लेकिन अब बस वह अगर मुझे कुछ नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, अब उससे कुछ नहीं पूछूंगी। वह जैसा चाहेगा वैसे रहूंगी, लेकिन उससे दूर नहीं होऊंगी। मैंने फैसला ले लिया है, मुझे अपने रुद्र के पास रहना है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। कहते हुए निकिता ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसकी बातों को सुनकर शिवाय काफ़ी हैरान था। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने दिल के दर्द और इमोशंस को संभालने की कोशिश करने लगा। वह निकिता की आंखों में रुद्र के लिए बेइंतहा मोहब्बत देख रहा था। शिवाय तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब उसे अपना पूरा कंसंट्रेट ड्राइविंग पर कर रहा था। उसे निकिता का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में वह दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे। निकिता ने रिसेप्शन पर जाकर रुद्र के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला रुद्र को डिस्चार्ज मिल चुका है। और यह सुनकर निकिता शिवाय की तरफ देखते हुए उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, शिवाय क्या आप मुझे, आई एम सॉरी मैं इतनी रात को आपको परेशान कर रही हूँ। लेकिन निकिता के चेहरे पर बेबसी देखकर शिवाय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शांत करते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं निकिता जी, आपको मुझे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। इतना कहकर शिवाय निकिता को सिंघानिया विला की तरफ लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल से आने के बाद लगातार निकिता की पेंटिंग ही बना रहा था। एंथोनी ने उसे कितनी बार खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वह था कि सुनने को तैयार ही नहीं। वह बस थोड़ी देर की रट लगा रहा था कि तभी शिवाय की गाड़ी सिंघानिया विला में एंटर करती है। इन सब के बीच रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। निकिता विला के अंदर आते ही जल्दी से तेज कदमों के साथ अंदर एंट्रेंस हॉल की तरफ दौड़ी और शिवाय अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करने लगा कि तभी निकिता हॉल में आकर रुद्र का नाम पुकारते हुए तेजी से सीढ़ियों पर कदम रखने वाली थी। रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? रुद्र देखो मैं आ गई हूँ, रुद्र देखो मैं आ गई। इतना कहते हुए निकिता अपने कदम आगे बढ़ाती ही है कि तभी उस पर स्टडी रूम की तरफ जा रहे एंथोनी की नज़र नीचे निकिता पर गई, जो कि बस सीढ़ियों पर अपने कदम रखने ही वाली थी कि तभी एंथोनी निकिता को रोकते हुए बोला, रुक जाइए मैडम, प्लीज़ अपने कदम आगे मत बढ़ाइए। और एंथोनी के इन शब्दों को सुनकर निकिता के चलते हुए कदम रुक गए। उसने अपनी गीली नज़रें ऊपर उठाकर कॉरिडोर की तरफ खड़े एंथोनी को देखा और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आने से मुझे रोकने की? तुम जानते हो कौन हूँ मैं इस घर की। आई एम सॉरी मैम, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप मेरे बॉस रुद्र प्रताप सिंघानिया की वाइफ मिसेज निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया हैं। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं अपने बॉस के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने विला के अंदर किसी का भी आना बैन कर रखा है बिना उनकी इजाज़त। लेकिन अगर फिर भी आप उनसे मिलना चाहती हैं तो प्लीज़ नीचे सोफे पर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। और यह सुनकर निकिता काफ़ी हैरान रह गई। उसने एंथोनी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो? वह ऑर्डर बाहर के लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे पूरा हक है उनसे मिलने का, कभी भी किसी भी वक्त, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे अभी अपने हस्बैंड से मिलना है, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और यह सुनकर एंथोनी बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ सीढ़ियों के मेन पॉइंट पर जाकर निकिता से बोला, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं अपने बॉस का ऑर्डर ही फॉलो कर रहा हूँ
उनका ऑर्डर हर किसी के लिए है, आपके लिए भी। और अगर आप रूल के हिसाब से नहीं चलती तो आई एम सॉरी, लेकिन आपके यहाँ से जाना होगा। आप सुबह आकर सर से मिल सकती हैं। अब एंथोनी की बात सुनकर निकिता का पारा हाई हो गया था कि तभी हॉल में आ रहा शिवाय भी निकिता को समझाते हुए बोला, रुक जाइए मिस सिंघानिया, वह सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। प्लीज़ अगर आपको अपने हस्बैंड से मिलना है तो उन्हें नीचे बुलाइए। और शिवाय की बात सुनकर ना चाहते हुए भी निकिता ने अपने कदम पीछे ले लिए। अब उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, जाओ और उन्हें बताओ कि मैं आई हूँ। आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। कहते हुए एंथोनी रुद्र के कमरे की तरफ चला गया और निकिता अपनी गीली आंखों से एंथोनी को जाता हुआ देखते रह गई। अब वह अपनी नज़रें पूरे हॉल के अंदर, पूरे घर के अंदर दौड़ाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, कल तक यह घर मेरा था, मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था, और आज मुझे ही अपने रुद्र से मिलने के लिए दूसरे लोगों से परमिशन लेनी पड़ रही है। क्या यही मेरी औकात है? रुद्र, आखिर क्या छुपा रहे हो तुम? क्या हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई हैं? इन शब्दों को कहते हुए निकिता दिल ही दिल में रो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ एंथोनी ने जाकर रुद्र को निकिता के आने के बारे में बताया, जिसे सुनकर रुद्र पूरी तरह हैरान रह गया। अचानक उसके चेहरे पर खुशी, दर्द, मोहब्बत और बेचैनी के मिले जुले एक्सप्रेशन आ गए थे। अपनी मोहब्बत, अपनी निकिता के बारे में सुनकर उसका दिल धड़क उठा था। उसके दिल में उसे देखने की तड़प जाग उठी थी। उसे अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने की चाहत हो गई थी। अचानक ही रुद्र ने मुस्कुराते हुए बेख्याली में एंथोनी से कहा, क्या कहा? मेरी निकी आई है? तो वह बाहर क्या कर रही है? उसे अंदर। कहते हुए रुद्र के चेहरे पर आई हुई मुस्कान अचानक ही हवा की तरह उड़ गई और उसका दिल दर्द से भर उठा। उसे ख्याल आया कि उसे तो निकिता से दूर रहना है। यह सोचकर रुद्र अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। रुद्र को इस तरह खड़ा होते हुए देखकर एंथोनी जल्दी से परेशान होकर उसे वापस व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश करते हुए बोला, सर यह क्या कर रहे हैं आप? आपके पैरों में बैंडेज लगी है, आपको दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, दर्द होगा। डॉक्टर ने बैंडेज पर स्टिचेस लगाए हैं, वह ब्रेक हो जाएंगे। आप बैठिए, मैं आपको व्हील चेयर पर ले चलता हूँ। और यह सुनकर रुद्र एंथोनी को खुद से दूर करते हुए अपनी आंखों में दर्द लिए बोला, नहीं, मुझे ऐसे ही जाना होगा। वह अपने पैरों में जूते पहनते हुए एंथोनी वार्निंग देते हुए बोला, और सुनो, खबरदार, निकिता को किसी भी कीमत पर यह पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे चोट लगी है, समझे? अब हटो, मुझे जाना है। इतना कहकर रुद्र अपने घायल पैरों में यूं ही जूते पहनकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके पैरों के तलवों में कांच लगी थी, जहां डॉक्टर ने बैंडेज की हुई थी। जख्म काफ़ी गहरे और बहुत सारे थे। उसका पैर लगभग पूरी तरह घायल था। अचानक खड़े होने के कारण उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसके कदम अचानक ही लड़खड़ा गए। वह गिरने ही वाला था कि तभी एंथोनी ने उसे संभाल लिया। लेकिन रुद्र ने किसी तरह खुद को संभाला और एंथोनी से खुद को छुड़ाकर अपने कदम यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जूते के अंदर उसके घाव उसे काफ़ी तकलीफ दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर दर्द को छुपाते हुए अपने कदम कमरे से बाहर निकाल देता है। अब वह बाहर कॉरिडोर की तरफ आया, जहां ऊपर रेलिंग के पास खड़े होकर ही उसे नीचे सोफे पर बैठी हुई निकिता नजर आई, जो सोफे पर बैठे हुए रो रही थी और सिवाय उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अपने सामने निकिता को इस तरह रोते हुए देखकर रुद्र को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिसे उसने तुरंत ही साफ कर लिया और खुद को मजबूत दिखाते हुए एक ठंडी सांस ली। अब उसने कॉरिडोर से ही लगभग कोल्ड वॉइस में निकिता से कहा, तुम अब क्या करने आई हो यहाँ? मुझे तो लगा कि तुम अब यहाँ आओगी ही नहीं। रुद्र की आवाज़ को सुनकर निकिता अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपना चेहरा घुमाकर पीछे ऊपर कॉरिडोर में खड़े हुए रुद्र को देखती है। वह अपनी आंखों में नमी लिए अपना चेहरा ऊपर उठाए हुए सीढ़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए रुद्र से बोली, रुद्र, कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे पता चला तुम हॉस्पिटल में थे। आखिर क्या हुआ है तुम्हें रुद्र? कहते हुए निकिता तेजी से उसके पास आ रही थी कि तभी रुद्र उसे गरजती हुई आवाज़ में ऑर्डर देते हुए बोला, खबरदार निकिता, आगे आने की कोशिश मत करो। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, और यह अपनेपन का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ सिर्फ मेरा हाल चाल जानने आई हो तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। बस हाथ में छोटी सी चोट लगी थी, जिसके लिए तुम्हें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो। रुद्र की इस बात को सुनकर निकिता अपनी गीली आंखों से रुद्र के हाथ की तरफ देखती है, जहां बैंडेज लगे हाथों पर कुछ कलर लगे हुए थे, जिन्हें देखकर निकिता को कुछ समझ नहीं आया। उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए थे। वह रुद्र की तरफ देखते हुए भरी हुई आवाज़ में बोली, रुद्र, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो।
शायद मैंने पिछले दिनों कुछ गलतियां की हैं। देखो रुद्र, हम दोनों में जो भी प्रॉब्लम है मुझे लगता है हमें आपस में बैठकर क्लियर करनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। रुद्र, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, बल्कि तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। और निकिता की इस बात को सुनकर रुद्र के दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका दिल निकिता को गले लगाने के लिए मचल रहा था। निकिता की आंखों में आंसू देखकर रुद्र को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए निकिता का लगभग मजाक उड़ाकर उसके बगल में खड़े सिवाय की तरफ देखते हुए बोला, ओह, तो फाइनली तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। क्या हुआ, तुम्हारे नए आशिक ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्या? या फिर वह मेरे जितना अमीर नहीं है जो तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा? या फिर तुम्हारे हुस्न का जाल अब उस पर नहीं चल रहा? और रुद्र के इन बातों को सुनकर तो निकिता के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह अपनी हैरान नज़रों से रुद्र को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, रुद्र, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ मिसेज निकिता सिंघानिया। ओह सॉरी, अब सिंघानिया तो शायद तुम्हारा नाम से हट ही जाएगा, क्योंकि मुझे अब तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ नहीं रहना। कल तक तो तुम मुझ पर बेवफाई के कीचड़ उछाल रही थी, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? रुद्र के इन शब्दों को सुनकर तो निकिता अचानक ही चीख पड़ी। रुद्र, जुबान संभाल कर बात करो। क्या कह रहे हो तुम मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? क्या मेरे लिए इतनी घटिया शब्द इस्तेमाल करने से पहले तुम्हारी एक बार भी जुबान कांपी नहीं? तुम मेरे अपनी वाइफ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? कहते हुए निकिता की आंखों में आंसू थे और तभी रुद्र अचानक ही दूसरी तरफ पलट गया। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि निकिता के लिए यह शब्द कहना उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उसने किसी तरह अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए निकिता से कहा, क्यों, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? वक्त देखो ज़रा, रात के 1:30 बज रहे हैं। इस वक्त एक शरीफ घर की लड़की पराये लड़के के साथ तो नहीं घूमती। जब भी तुम्हें देखता हूँ हर वक्त तुम्हारा आशिक तुम्हारे पीछे रहता है, जो यह बात अच्छे से साबित करती है कि तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तुम जैसे 2 टके की लड़की जिसे मैंने अपनी बीवी बनाया, तुम्हें एक इज्जतदार ज़िंदगी दी, ऐशो आराम दिए, लेकिन तुमने भी अपनी वही सड़क छाप कैरेक्टर को दिखा ही दिया। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अमीर मर्दों को फंसाने के लिए होती हैं। तुम एक निहायत ही गिरी हुई लड़की हो। और तुम जैसी घटिया लड़की। और इससे पहले कि रुद्र आगे कुछ कह पाता, अचानक ही किसी ने रुद्र का कॉलर पकड़ा और जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारा। रुद्र खुद को संभाल नहीं पाया, वह गिरने ही वाला था कि तभी अचानक ही पीछे से एंथोनी ने उसे संभाल लिया। तभी रुद्र ने नज़र उठाकर सामने खड़े सिवाय की तरफ देखा, जो गुस्से से अपनी दहकती हुई आंखों से रुद्र को देखकर अचानक उसके कॉलर को एक बार फिर डर पकड़ लेता है और उसके कॉलर को लगभग झकझोरते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, खबरदार, खबरदार, जो निकिता जी के खिलाफ एक और शब्द का जुबान खींच लूँगा तुम्हारी, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने निकिता जी के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वह कैसी है और कैसी नहीं है बात मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। तुम जैसा इंसान उसका पति कहलाने के लायक नहीं है। जी तो करता है तुम्हें अभी और इसी वक्त गोलियों से भून डालूं। कहते हुए सिवाय ने अचानक अपनी गन निकाली और रुद्र के माथे पर पॉइंट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह रुद्र को मार पाता, निकिता तुरंत ही रोते हुए सिवाय और रुद्र के बीच आ गई। वह सिवाय को रोकते हुए बोली, नहीं नहीं सिवाय, कुछ मत करो, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। वह मुझसे नाराज़ हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हम पति और पत्नी के बीच में मत बोलिए। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। अब निकिता जल्दी से रुद्र की तरफ पलट कर उसे समझाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर अपनी गली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रुद्र यह क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपकी निक्की? मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। आप अभी मुझसे नाराज़ हैं ना, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपसे बिना पूछे घर छोड़कर चली गई। और नाराज़ होंगे भी क्यों ना, आपका हक बनता है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ कह दीजिए कि आपने जो कहा वह गुस्से में कहा है। और निकिता की आंखों में देखते हुए रुद्र को निकिता के लिए सचमुच बहुत तकलीफ हो रही थी। वह अंदर ही अंदर लगभग टूट कर बिखरता जा रहा था। एक पल के लिए तो उसका हाथ धीरे से ऊपर की तरफ उठा ताकि वह निकिता को अपने गले लगा सके और उसे बता सके कि वह उसे कितना प्यार करता है। उसने जो भी कहा सब झूठ है,
लेकिन फिर उसने किसी तरह अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए अचानक ही निकिता को खुद से दूर झटक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या सच है और क्या झूठ है, वह तो तुम्हारे आशिक की हरकत ने ही साबित कर दिया है। बहुत मिर्ची लग रही है उसे तुम्हारे बारे में सच सुनकर। मुझे अच्छे से मालूम है मैंने क्या कहा है और बिल्कुल होश आवाज़ में कहा है। सुनो, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तुम तो हो ही बेशरम। बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। कल सुबह तलाक के पेपर्स तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। बेहतर होगा तुम उनमें साइन कर दो और शराफत से मुझे डाइवोर्स दे दो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम टेंशन मत लो। अगर बात प्रॉपर्टी की है तो मैं तुम्हें बदले में बहुत प्रॉपर्टी दूंगा। इतना पैसा दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर बैठ कर खा सकती हो, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंघानिया ने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की और तुम्हें तो कभी मैंने अपनी बीवी कहा था। अब निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एंथोनी, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाओ। कहते हुए रुद्र तेज कदमों से बिना निकिता की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ चला गया और निकिता अपनी ही जगह पर ठगी हुई सी रह गई। उसे अब यह यकीन नहीं हुआ कि उसने जो सुना वह सच था। रुद्र के जाने के बाद वह कुछ पल के लिए होश में आई। वह जल्दी से रोते हुए रुद्र के पीछे भागी। रुद्र, रुद्र प्लीज़ मेरी बात सुनिए। रुद्र मेरी बात सुनिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रुद्र प्लीज़ मेरी बात सुनिए। रुद्र मैं मर जाऊंगी आपके बिना। रुद्र मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रुद्र मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। रुद्र आप जो कहेंगे मैं करूँगी, कभी भी आप पर हुक्म नहीं चलाऊंगी, आपकी सारी बात मानूंगी। रुद्र प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए ना एक बार। कहते हुए निकिता तेजी से रुद्र की तरफ दौड़ रही थी कि तभी रुद्र अपने कमरे में पहुंच गया और इससे पहले कि निकिता कमरे में आ पाए रुद्र ने उसके मुंह पर एक कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। निकिता रोते हुए कमरे के दरवाजे को पीट रही थी, रुद्र को आवाज़ दे रही थी और रुद्र दरवाज़ा बंद करते ही वहीं दरवाजे से लगकर धड़ाम से नीचे गिर गया। रुद्र दीवार से चिपक कर फूट फूट कर रो रहा था। उसे निकिता का रोना नहीं देखा जा रहा था। वह दरवाजे को अपने हाथों से छूटे हुए बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए रुद्र की तड़प निकिता नहीं सुन पाई। वह दरवाजे से लगकर रोते हुए तड़पते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो निकी, मुझे यह करना पड़ा कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारे आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हारा साथ यहीं तक था। शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। कमी तुम में नहीं, कमी मुझ में है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकी। मैं भी मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। भगवान भगवान, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया आपने मेरे साथ? मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरी निकी चाहिए। कहते हुए रुद्र फर्श पर ही तड़प रहा था कि वहीं दूसरी तरफ निकिता भी दरवाजे से चिपक कर बुरी तरह रो रही थी। वह रुद्र को बार बार आवाज़ लगा रही थी। तभी एंथोनी शिवाय के पास जाकर उसे बोला, शिवाय आई एम सॉरी, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। प्लीज़ मैडम को यहाँ से ले जाओ। और एंथोनी की बात सुनकर शिवाय को भी रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों से भी निकिता के लिए आंसू बहने लगे थे, क्योंकि निकिता का रोना उसे देखा नहीं गया। उसने निकिता के पास जाकर उसे सहारा देते हुए उठाकर खड़ा किया। निकिता जी, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चलना होगा मेरे साथ। शिवाय की बात को सुनकर निकिता ने ना में सर हिलाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने रुद्र को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह मेरी बात मानेगा, वह मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उसे मना लूँगी। तुम चलो जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। नहीं निकिता जी, आप यहाँ नहीं रह सकती। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा। प्लीज़ चलिए मेरे साथ, जिद मत कीजिए। कहते हुए शिवाय उसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन निकिता तो हिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। और फाइनली ना चाहते हुए भी शिवाय ने अचानक निकिता के गले के पास एक नस की दवाई, जिसे दबाते ही अचानक ही निकिता बेहोश हो गई और अचानक ही शिवाय की बाहों में झूल गई। शिवाय ने तुरंत ही अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में निकिता को उठाया और एंथोनी की तरफ देखते हुए कहा, एंथोनी, एक बात मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, अगर निकिता जी को तुम्हारे बॉस ने एक और तकलीफ़ दी तो तुम्हें उसकी सिक्योरिटी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसका खून मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। समझे तुम? यह बात अपने बॉस को समझा देना। शिवाय की धमकी को सुनकर एंथोनी पूरी तरह हैरान था। अब शिवाय तेज कदमों के साथ निकिता को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वह गाड़ी विला के बाहर ले जाने लगा। तभी बालकनी से आ रही गाड़ी की आवाज़ रुद्र के कानों में गई, जिसे सुनकर रुद्र अचानक ही तड़प उठा। वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से बालकनी की तरफ दौड़ा। इस बीच उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने पैरों से बंधा हुआ खून उसके जूते में लगभग पूरी तरह भर चुका है
और अब उसके पूरे फ्लोर पर पैरों से खून के निशान बन चुके हैं। रुद्र अपनी आंखों में आंसू लिए निकिता की गाड़ी को जाता हुआ देख रहा था और अचानक वह बालकनी में धड़ाम से बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। निकिता प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ निकिता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना निकिता। आई लव यू प्लीज़ डोंट लीव मी, कहते हुए रुद्र तड़प तड़प कर रो रहा था। लगभग 2 घंटे बाद एंथोनी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए रुद्र के कमरे को डुप्लीकेट की से खोलते हैं, क्योंकि वह लगभग 2 घंटे से रुद्र के कमरे के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल करनी पड़ी। अब उसने जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला, सामने का नज़ारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया और उसकी चीख निकल पड़ी, रुद्र सर! क्योंकि कमरे में चारों तरफ रुद्र का खून बिखरा हुआ था और रुद्र बालकनी की तरफ बेहोश फ्लोर पर गिरा हुआ था। यह नज़ारा दिखने में सचमुच दिल दहला देने वाला था। लगभग 1 घंटे बाद रुद्र अपने कमरे के बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। खुशी और अक्षत रुद्र के सामने ही खड़े थे। इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। एंथोनी भी वही खड़ा था। रुद्र को डॉक्टर चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने रुद्र के बैंडेज को दोबारा चेंज किया और एंथोनी को कुछ मेडिसिन और इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, देखिए इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ इनका ख्याल रखिए। यह वैसे ही फिजिकल और मेंटल तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। फ़िलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 2 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा या दोबारा अपने पैरों पर खड़े ना हो, वरना इनके बोन एंड स्टिटीज़ खुल सकते हैं और इन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, अगर दोबारा ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले गए। और डॉक्टर के जाने के बाद खुशी और अक्षत ने कमरे का नज़ारा देखा, जिसे देखकर उन दोनों की आंखों में दर्द उतर आया था, क्योंकि चारों तरफ कमरे में सिर्फ निकिता की पेंटिंग लगी हुई थी। निकिता के कपड़े सोफे पर और फ्लोर पर पड़े हुए थे। उसकी कई पर्सनल चीज़ भी पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर सब पता चलता था कि रुद्र उन्हें देखते हुए निकिता को याद करता था। फ्लोर पर पड़ा हुआ खून जो लगभग अब सूखने वाला था, और रुद्र का सूखा और मुरझाया हुआ सा चेहरा, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि रुद्र की दीवानगी भी निकिता के लिए अक्षत से कम नहीं थी। अक्षत खुशी के लिए अपनी दीवानगी को अक्सर दिखाया करता था, लेकिन रुद्र इस हद तक अपनी जुनूनियत दिखा नहीं सकता था। लेकिन आज उसकी यह हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि निकिता की ज़िंदगी, जिसे मजबूरी में उसे खुद से दूर करना पड़ा है। अब खुशी और अक्षत एंथोनी के साथ कमरे से बाहर आए और उनके पूछने पर एंथोनी ने उन्हें सारा किस्सा बता दिया। आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ। सच जानने के बाद खुशी की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे। अक्षत उसे एक बार फिर संभाल रहा था। खुशी ने रोते हुए अक्षत से कहा, अक्षु, यह सब क्या हो रहा है? ऐसे तो यह दोनों मर जाएंगे। हम अच्छे से जानते हैं दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पहले तुम मुझसे निकिता की हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब रुद्र की हालत देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा है। मोहब्बत में यह मोड़ क्यों आता है अक्षु? जिसे हम प्यार करते हैं उसकी भलाई के लिए उसे खुद से दूर करना पड़ता है, जो कि मौत से भी बदतर है। क्या हमें निकिता को सब सच बता देना चाहिए? खुशी की इन बातों को सुनकर अक्षत ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं जान, तुम अच्छे से जानती हो रुद्र यह सब निकिता की भलाई के लिए कर रहा है, ताकि वह रुद्र को भूल कर किसी और को अपनी लाइफ में ला सके। लेकिन अगर तुमने निकिता को सब सच बता दिया तो रुद्र का सेक्रीफाइस बेकार हो जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? बताओ। यह सुनकर खुशी फूट फूट कर रोते हुए बोली, नहीं अक्षु, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन मुझे यह देखा भी नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ नहीं कर सकती जान, क्योंकि तुम्हारे हाथों में फ़िलहाल कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि तुम निकिता से सच्चाई छुपा कर रखो। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर फ़िलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन रुद्र और निकिता की यह हालत देखकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। देखते ही देखते 2.5 घंटे का वक्त बीत गया। इस वक्त सुबह के लगभग 6:30 बज चुके थे। खुशी और अक्षत सिंघानिया विला के ही गेस्ट रूम में बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कमरा चारों तरफ बिखरा हुआ। एंथोनी खुद कमरे की सफाई कर रहा था, क्योंकि रुद्र ने अपने कमरे में किसी भी सर्वेंट का आना मना कर रखा था। हालांकि एंथोनी का भी यह सब समेटना मना था, क्योंकि कमरे में बिखरी हुई लगभग हर चीज़ निकिता की निशानी थी, जिसमें निकिता की यादें थी। रुद्र नहीं चाहता था कि उसे कोई भी छूए, लेकिन अक्षत के ऑर्डर पर एंथोनी कमरे को साफ कर रहा था कि तभी ड्रेसिंग टेबल के पास सामान क्लियर करते हुए अचानक ही एंथोनी की नज़र एक झुमके पर गई। यह झुमका उसे जाना पहचाना लगा। अपने दिमाग पर जोर देने के बाद एंथोनी को अचानक ही याद आया, यह तो वही झुमका है जो कुछ दिन पहले उसने शिवाय के हाथों में देखा था, जिसे देखते हुए शिवाय अपने सपनों की रानी के बारे में एंथोनी को बता रहा था।
इस बात को याद करते ही एंथोनी बिल्कुल हैरान था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि शिवा का क्रश कोई और नहीं बल्कि निकिता है। अब एंथोनी को शिवाय के लिए भी बुरा लग रहा था। वह समझ चुका था कि निकिता को तकलीफ में देखकर शिवाय को तकलीफ क्यों हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एंथोनी ने देखा अब रुद्र को धीरे धीरे होश आ रहा था। यह देखकर एंथोनी ने तुरंत ही अक्षत और खुशी को इंटरकॉम के जरिए कॉल करके इन्फॉर्म किया, जिसे सुनकर अक्षत और खुशी जल्दी से रुद्र से मिलने उनके कमरे में आए। रुद्र को होश में आया हुआ देखकर अक्षत उसके पास आकर खड़ा हुआ और एंथोनी की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ इसके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अब अक्षत रुद्र को घूर कर देख रहा था। अक्षत की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर रुद्र समझ चुका था कि अक्षत गुस्सा क्यों है। तभी उसकी नज़र बगल में खड़ी खुशी पर गई और उसे देखकर रुद्र ने खुशी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, खुशी, मैंने सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। निकिता के जाने के बाद मैं चाय नहीं पी रहा, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओगी? अचानक रुद्र के मुंह से यह शब्द सुनकर खुशी को थोड़ी हैरानी हुई। वह समझ चुकी थी कि रुद्र अक्षत से कुछ बातें करना चाहता है, इसलिए वह बहाना बनाकर उसे भेज रहा है। खुशी बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। खुशी के जाने के बाद अक्षत रुद्र पर गुस्सा कर रहा था, उस पर चिल्ला रहा था कि आखिर वह यह पागलपन करके क्या साबित करना चाहता है। इससे वह खुद को तकलीफ दे रहा है, पर अपने आसपास के लोगों को भी रुद्र चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। लेकिन तभी अचानक ही रुद्र ने अक्षत से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अक्षत पूरी तरह हैरान रह गया। जे, तुम्हें मुझे जितना डांटना है डांट लो, लेकिन एक बार मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? क्या अपने साथ साथ तुम खुशी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते? रुद्र के अचानक इस सवाल को सुनकर अक्षत की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अक्षत को कोई जवाब ना देता हुआ देखकर रुद्र अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए बोला, नहीं है ना कोई जवाब, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा भी वही फैसला होता जो मेरा है। हम जिसे प्यार करते हैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। उसकी भलाई और खुशी के लिए हम जो चाहें करना पड़े हम करेंगे, और वही मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए तुम मेरा एक काम करो। इतना कहकर रुद्र ने अक्षत से कुछ कहा जिसे सुनकर अक्षत पूरी तरह हैरान था। अपनी बातें पूरी करके रुद्र ने अक्षत से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ कोशिश करना यह होने के बाद खुशी कमज़ोर ना पड़े, वरना वह निकिता को सब बता देगी। लेकिन जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता है निकिता को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर अक्षत ने उसे कन्फर्म करते हुए कहा, तुझे पूरा यकीन है तू ऐसा करना चाहता है? एक बार फिर सोच ले, यह करने के बाद तू अपना प्यार हमेशा के लिए खो देगा। और यह सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए आंखों में आंसू भरते हुए बोला, यह मोहब्बत बहुत अजीब चीज़ है जे, इसमें कुछ भी होने खोने की पाने की चाहत नहीं है। मेरी मोहब्बत कोई सामान नहीं है जिसे कोई मुझसे छीन लेगा या मैं उसे खो दूंगा। वह तो एक एहसास है जो मरते दम तक मेरे अंदर रहेगा। मेरे इस फैसले के बाद मेरी निकिता का शरीर मुझसे दूर होगा, लेकिन उसके लिए मेरे अंदर जो उसका प्यार है वह कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इसे करने के लिए मुझे निकिता की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी यादें ही काफ़ी हैं। अब तुम जाओ और जैसा कहा है वैसा करो प्लीज़। और रुद्र की बात सुनकर अक्षत को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षत और रुद्र इस बात से जानते हैं कि दरवाजे से बाहर खड़ी खुशी ने उन दोनों की बात सुन ली है, जिसे सुनकर खुशी एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ निकिता बार बार सिंघानिया विला आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र के ऑर्डर के हिसाब से निकिता को सिंघानिया विला में किसी ने कदम भी रखने नहीं दिया। इस बीच निकिता की हालत सचमुच बहुत ख़राब हो चुकी थी और खुशी अपनी दोस्त को इस तरह रोते और तड़पते हुए देखने के लिए मजबूर थी। हालांकि वह निकिता को चिल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब ज़िंदगी में तकलीफ़ हो तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। 2 दिन बाद जिंदल विला में अचानक ही निकिता के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। यह डॉक्यूमेंट डाइवोर्स के पेपर थे जिस पर रुद्र ने साइन किया था, और इन पेपर्स को देखने के बाद निकिता लगभग अपने होश खो बैठी थी। वह इन पेपर को अचानक ही उठाकर फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सामने खड़े वकील पर गुस्सा होते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूँगी, कभी नहीं। मैं अपने रुद्र को तलाक नहीं दूंगी। इतना कहते हुए निकिता पूरी तरह हाइपर हो रही थी। खुशी और अक्षत उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वकील ने निकिता को समझाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया ने आपको डिवोर्स देने का फैसला लिया है। उनका कहना है वह अब आपके साथ नहीं रहना चाहते, और अगर आपने चुपचाप इन पेपर पर साइन नहीं किया तो कोर्ट में इसका केस चलेगा, जिसमें आप लोगों की बहुत बदनामी होगी।
बेहतर है आप इस पर साइन कर दीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा। इतना कहकर वकील वहाँ से चले गए और निकिता फ्लोर पर गिरे हुए पेपर्स को देखकर रोते हुए खुशी से शिकायत करते हुए बोली, खुशी खुशी देखना, रुद्र मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे हैं। उसने मेरी माफ़ी मांगने पर भी मुझे माफ़ नहीं किया और एक बार फिर मुझे मनाने की कोशिश की। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार नहीं करता? खुशी प्लीज़ उसे बताना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊँगी। निक्की संभाल अपने आप को। निक्की हिम्मत से काम ले। मैं जानती हूँ यह फैसला काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब वह तेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो तुझे लगता है तुझे भी इसे डाइवर्स दे देना चाहिए। अब खुशी की इस बात को सुनकर निकिता पूरी तरह हैरान होकर खुशी को देख रही थी। वह अचानक ही खुशी को खुद से दूर करती है और उस पर चिल्लाते हुए बोली, खुशी है क्या कह रही है तू? पागल है क्या? तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं अपने रुद्र को तलाक कभी नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। आज मैं खुद उससे बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर निकिता वह पेपर उठाती है और तेज कदमों के साथ विला के बाहर चली गई। निकिता को इस तरह गुस्से में जाता हुआ देखकर खुशी को निकिता के लिए बहुत चिंता हो रही थी। अक्षु, निक्की अकेले गुस्से में गई है, कहीं वह कुछ गलत ना कर ले। मुझे उसके साथ जाना होगा। इतना कहकर खुशी भी जल्दी से निकिता के पीछे चली गई, लेकिन जब तक वह बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आई उसने देखा निकिता तेजी से गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए जिंदल विला के बाहर चली गई। यह देखकर खुशी को उसकी चिंता हो रही थी। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी अब ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। खुशी ने उसे निकिता की गाड़ी का पीछा करते हुए सिंघानिया ऑफिस की तरफ जाने के लिए कहा, क्योंकि खुशी को पता था आज रुद्र की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसे आज ऑफिस आना पड़ा है। निकिता गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने आप में फैसला ले रही थी कि वह किसी भी तरीके से आज रुद्र से बात करेगी और उसे समझाएगी। थोड़ी ही देर में वह सिंघानिया ऑफिस पहुंच चुकी थी। वह तेजी से पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी लगाकर ऑफिस के अंदर दाखिल होती है और तेज कदमों के साथ रुद्र के कैबिन की तरफ लिफ्ट के जरिए निकल गई। खुशी की गाड़ी लगभग कुछ पीछे ही रह गई थी। उधर दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट ने रुद्र को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि निकिता उसे मिलने के लिए तेजी से उसके कैबिन की तरफ जा रही है। क्योंकि निकिता सिंघानिया इंडस्ट्रीज की लेडी बॉस है, उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी और ना ही रुद्र ने उसे रोकने का ऑर्डर दिया था। रुद्र को पता था निकिता उसे डाइवोर्स के सिलसिले में बात करने आ रही है और इसलिए वह निकिता की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देना चाहता था, जो काम उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने कॉल करके अपनी सेक्रेटरी रीतू को अपने कैबिन में बुलाया। वहीं निकिता रुद्र की सोच से अनजान कुछ ही पल बाद झटके के साथ उसके कैबिन का दरवाज़ा खोलती है। रुद्र, यह सब क्या है? यह तुमने? अब इससे पहले कि निकिता आगे कुछ कह पाती, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। और ऋतु, जो कि अब तक अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान बनाए हुए निकिता को अंदर ही अंदर टूटता हुआ देख रही थी, अचानक ही उसे अपने कमर में बहुत ज़ोर से दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह फ्लोर पर धड़ाम के साथ गिरी थी। आह की आवाज़ के साथ वह अपनी नज़र उठाकर सामने रुद्र की तरफ देखती है कि तभी रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए उससे पर चिल्लाते हुए बोला, अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझी? यू फायर्ड। इतना कहकर रुद्र जल्दी से निकिता के पीछे जाने को हुआ। उसने झटके से कैबिन का दरवाज़ा खोला और अपनी नज़र पूरे कॉरिडोर में इधर उधर घुमाकर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे फ्लोर पर एक कोने में दर्द से टूट रही निकिता नजर आती है, जिसे खुशी संभालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता ही है कि तभी अचानक ही उसे याद आता है कि वह यही तो चाहता था कि निकिता उसे तलाक दे दे, और फाइनली वही हुआ। रुद्र की आंखों से आंसू आने लगे थे, उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और अब वह अपनी आंखों को बंद किए एक ठंडी सांस लेता है। वह टूटे दिल के टुकड़ों के साथ अपने कदम वापस कैबिन में बढ़ाता है, जहां फ्लोर पर निकिता के साइन किए हुए पेपर पड़े हुए थे, और ऋतु अपनी कमर के दर्द को संभालते हुए उन पेपर को उठाने की कोशिश कर रही थी कि तभी रुद्र अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से दांत पीसते हुए ऋतु के हाथों से वह पेपर छीनता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त, तुम्हारा काम यहीं खत्म हुआ। तुमने मेरी वाइफ के साथ जिस तरह का भी मिसबिहेव किया है और उससे जो भी उल्टा सीधा कहा है, यह जानने के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर ऋतु काफ़ी घबरा गई। वह रुद्र के सामने शरीफ बनने का नाटक करते हुए बोली, सर मैंने किया क्या है? सर आप तो जानते हैं ना कि मैडम मुझसे नफरत करती है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने क्या किया है और क्या नहीं है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ,
और अगर तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को ज़िंदगी भर के लिए स्पॉइल ना करूं, ताकि फ्यूचर में तुम्हें किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब ना मिले, तो अभी और इसी वक्त अपना चेहरा उठाकर यहाँ से चली जाओ, समझी? इतना कहते हुए रुद्र ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया और अब रितु गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। रितु के जाने के बाद रुद्र अपनी आंखों में आंसू लिए फ्लोर पर गिरे हुए पेपर्स को इकट्ठा करने लगा और कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगा। फ्लैशबैक। रुद्र ने रितु को अपने कैबिन में बुलाया था ताकि वह निकिता को यह प्रूफ कर सके कि उसका रितु के साथ अफेयर है, जैसा कि निकिता को पहले ही लगता था। उसका प्लान था वह रितु को फाइनल देखने के बहाने उसके जरा से करीब जाएगा ताकि निकिता उन दोनों को दूर से देखकर ही गलत समझ जाए। लेकिन रितु उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा अपने पास में खड़े रुद्र को एक पेपर फाइल दिखाने के बहाने अचानक ही बैलेंस बिगड़ने का नाटक करने लगी। वह गिरने ही वाली थी। रुद्र ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन रितु गिरते हुए अचानक ही रुद्र की टाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचा। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए रुद्र के हाथ भी अपने आप रितु की कमर पर चले गए। यह सब इतना जल्दी हुआ कि रुद्र को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और जब तक वह समझता निकिता कैबिन में आ चुकी थी और वह इस सीन को देखकर इन चीज़ों को गलत समझ बैठी थी। इस बात को याद करते हुए रुद्र ने रोते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, मुझे माफ़ करना निकी, तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे की कहानी का हिस्सा होकर भी नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ निकिता फूट फूट कर रो रही थी और खुशी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। निकिता की हालत देखकर खुशी को भी बहुत रोना आ रहा था। निकिता की आंखों के सामने बार बार रुद्र और रितु की क्लोजनेस का सीन घूम रहा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने खुशी से शिकायत करते हुए लगभग उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर खुशी को भी रुद्र के लिए भी बुरा लग रहा था। खुशी दिल ही दिल में अपने आप में ही घट रही थी। कुछ पल के लिए तो उसका दिल किया कि वह निकिता को सब बता दे, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई थी। अब निकिता ने रोते हुए खुशी से कहा, खुशी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। खुशी, उसने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ दिया है। उसने मुझे ख़त्म कर दिया। खुशी, वह ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैं तो उसके प्यार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोने के लिए तैयार थी, यह जानने के बावजूद कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पैरों में बिछ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन न जाने वह किस मिट्टी का बना है। खुशी, उसे मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आई। कहते हुए निकिता तड़प तड़प कर रो रही थी और खुशी उसे सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। और यूं ही आज पूरे 2 दिन हो चुके थे। निकिता अपने कमरे से ना तो बाहर निकल रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी। बस कमरे में बिस्तर पर सोए हुए वह रोती रही थी। खुशी उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकिता तो जैसे सब कुछ खो बैठी थी। खुशी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और फाइनली 2 दिन बाद खुशी अक्षत के साथ हॉल में बैठी रुद्र और निकिता के लिए परेशान होते हुए कुछ डिस्कस कर रही थी। अक्षु, क्या आपने किसी अच्छे डॉक्टर से बात की? क्या रुद्र का कहीं इलाज नहीं हो सकता? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जान, तुम अच्छे से जानती हो मैं भी बैठा हुआ नहीं हूँ। मैंने अपने शोर से बहुत पता लगाया है और मुझे मालूम चला है कि रूस में किन्हीं अच्छे मेडिसिन की खोज हुई है। मैं रुद्र को वहाँ ले जाने की सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उसके कुछ ब्लड सैंपल भी रूस भेज दिए हैं, जिस पर वह लोग टेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, कहते हुए अक्षत उसे समझा रहा था। यह तो बहुत अच्छा है अक्षु, प्लीज़ कुछ कीजिए। इसी तरह खुशी और अक्षत कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक ही निकिता उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक निकिता को अपने सामने देखकर खुशी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि इस वक्त निकिता के हाथ में एक बड़ा सा लगेज था। यह देखकर खुशी ने हैरान होते हुए निकिता से पूछा, निकी, यह सब क्या है? यह सूटकेस, क्या तू कहीं जा रही है? हाँ खुशी, अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ ले लिया है। अब मेरा यहाँ दम घुट रहा है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं वापस अपने मॉम डैड के पास जाऊँगी। और निकिता की बातों को सुनकर खुशी झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और परेशान होते हुए निकिता से बोली, व्हाट, तू वापस जा रही है? लेकिन क्यों? निकी, देख यार प्लीज़, मैं मानती हूँ तेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह तो मत जा यार। क्या तुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है? बता। नहीं खुशी, तेरे पास रहकर मुझे कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बस मैं यहीं रहना नहीं चाहती। और तुझे मेरी कसम, तू मुझे नहीं रोकेगी। मैंने फ़ैसला ले लिया है, मुझे जाना है। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर अब मुझे जाने की इजाज़त दो। इतना कहकर निकिता अपना लगेज लेकर वहाँ से जाने लगी। खुशी उसे रोकती रह गई, लेकिन निकिता रुकने के लिए तैयार नहीं थी। खुशी निकिता के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ खुशी, यहाँ से मेरा अकेले का सफ़र शुरू होता है। तुम मेरे पीछे आएगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगी।
प्लीज़ मुझे जाने दे। निकिता की इस बात को सुनकर खुशी की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन अब उसके कदम वहीं रुक गए। निकिता ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। निकिता रास्ते पर रो रही थी। इस शहर को देखते हुए अपनी यादें याद कर रही थी। जब वह पहली बार उधर से मिली थी, उसके साथ हुई खट्टी मीठी नोक झोंक, दोनों के रोमांटिक मूवमेंट, शादी और दोबारा एक साथ इस शहर में रहना। थोड़ी ही देर में निकिता एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और अब वह एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी कि तभी अचानक ही उसका फ़ोन बजा और फ़ोन पर नंबर फ्लैश हो रहा था। उसे देखकर निकिता ने फ़ोन को इग्नोर करना चाहा, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने कॉल रिसीव की। हेलो मैम जी, मैं मिस्टर कुलकर्णी, आपका और रुद्र सर का वकील। सॉरी मैंने आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब किया, पर दरअसल बात यह है कि आपने जो पेपर साइन किए हैं उनमें प्रॉपर्टी के पेपर्स पर 2 जगह आपके सिग्नेचर नहीं है। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अभी ऑफिस आकर उन पेपर पर साइन कर सकती हैं, क्योंकि मुझे यह पेपर कोर्ट में सबमिट करना है, वह भी अभी 2 घंटे में। और यह सुनकर निकिता थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, प्रॉपर्टी के पेपर्स मतलब मैं कुछ समझी नहीं। क्या यह डिवोर्स किस सिलसिले में है? देखिए, मुझे रुद्र प्रताप सिंघानिया से किसी भी तरह की कोई एलुमिनी नहीं चाहिए। उसे कह दीजिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वह अपने पैसे अपने पास ही रखे। कहते हुए निकिता के चेहरे पर दुख, दर्द और गुस्सा था। एलुमिनी? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। दरअसल मैं डिवोर्स की नहीं बल्कि विल पेपर की बात कर रहा हूँ। आपने जो उनके विल पेपर पर साइन किए हैं वहाँ सिग्नेचर में प्रॉब्लम है। देखिए प्लीज़ आप आकर उस पर साइन कर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। सारी प्रॉपर्टी? कहने का क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। क्या आप साफ साफ बताएंगे? सारी प्रॉपर्टी मतलब सारी प्रॉपर्टी मैडम। क्या सर ने आपको इसके बारे में नहीं बताया? दरअसल रुद्र सर ने अपनी विल बनाई है, जिसमें डिवोर्स के बाद भी उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की है, और सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आप उनकी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन होंगी। और यह सुनकर निकिता के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अचानक ही उसके हाथों से फ़ोन छूट गया और वह हैरान होते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, व्हाट? रुद्र की विल, प्रॉपर्टी मेरे नाम? लेकिन रुद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसे मुझसे अलग होकर अय्याशी ही करनी थी तो वह अपना सब कुछ मेरे नाम क्यों करेगा? इतना कहते हुए निकिता अपने ही जगह पर ठगी सी खड़ी रह गई कि तभी उसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। लेकिन अब वह अपनी फ़्लाइट के लिए जाने की जगह वापस एयरपोर्ट से बाहर भागी। खुशी का ड्राइवर निकिता को छोड़कर वापस जा चुका था। निकिता तुरंत ही एक टैक्सी में बैठती है और सिंघानिया विला के लिए निकल गई। रास्ते में निकिता के दिमाग में न जाने कितने ही सवाल आ रहे थे, जिसका जवाब अब सिर्फ रुद्र ही दे सकता था। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी सिंघानिया विला आकर रुकी। निकिता जैसे ही विला के अंदर जाने को हुई तभी दरवाजे पर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने निकिता को अंदर जाने से रोका। लेकिन आज निकिता पूरी तरह गुस्से में थी। उसने तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड की बेल्ट से उसकी गन खींच ली, जो देखकर सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह हैरान थे। उसने वह गन दोनों सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अब रोक कर दिखाओ मुझे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो अभी तुम्हारी खोपड़ी में छेद कर दूंगी। सोच लो तुम लोगों को अपनी ड्यूटी ज़्यादा प्यारी है या जान। चुपचाप मुझे अंदर जाने दो, समझे तुम? इस वक्त शाम के लगभग 7 बज रहे थे। निकिता के सर पर पूरी तरह पागलपन सवार था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान जाने के डर से निकिता को अंदर जाने का रास्ता देते हैं। अब निकिता यूं ही अपने हाथ में गन लिए तेजी से विला के अंदर जाने लगी। और तभी अचानक ही एंथोनी को सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। विला के हाल में पहुंचते ही एंथोनी ने भी निकिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन निकिता यह बात अच्छे से समझ चुकी थी कि एंथोनी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। लेकिन निकिता भी निकिता थी। उसने गन अपने सर पर पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है और उससे बात करनी है। मेरे रास्ते में मत आना, मेरे सर पर खून सवार है। निकिता की इस हरकत को देखकर एंथोनी भी हैरान था। निकिता तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर की तरफ जाने लगी और एंथोनी उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसके पीछे जा रहा था। मैडम प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैडम प्लीज़ रुक जाइए, यह ठीक नहीं है मैडम। क्या ठीक है और क्या नहीं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत हो गया, आज रुद्र को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आखिर वह चाहता क्या है? मैं जान रही हूँ, मैं जान कर रहूँगी। अब निकिता तेजी से रुद्र के कमरे की तरफ आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी।
लेकिन निकिता ने रुद्र को आवाज़ नहीं दी, क्योंकि वह समझ चुकी थी शायद रुद्र उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा ना खोले। अचानक ही रुद्र, जो कि अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े हुए निकिता को याद कर रहा था, उसके बिस्तर पर निकिता के फेस की तस्वीर वाली बेडशीट और पिलो था, जिसे उसने अपने सीने से लगा कर रखा था। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, वह निकिता को याद कर रहा था। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा तेजी से पीटे जाने के कारण वह गुस्से से अपनी जगह से उठा। कौन है बदतमीज जो इतनी तेजी से दरवाज़ा पीट रहा है? उसके पैर अभी भी थोड़े जख्मी थे, जिसमें उसे तकलीफ हो रही थी। वह बैंडेज लगे पैरों से बिना स्लीपर के बिस्तर से उठा, झटके से दरवाज़ा खोलता है और सामने निकिता को देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। तुम यहाँ? हाँ मैं। मुझे तुमसे बात करनी है रुद्र प्रताप सिंघानिया। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एंथनी, इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। कहते हुए रुद्र जैसे ही निकिता की बात मना करने वाला था, निकिता ने झटके से रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, जिसके कारण रुद्र अचानक ही कमरे में ही पीछे की तरफ हुआ। निकिता ने बिना एक पल गंवाए अचानक ही कमरे के अंदर दाखिल होकर तेजी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि रुद्र और एंथनी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। अब रुद्र और निकिता कमरे के अंदर थे। साफ साफ बताओ रुद्र प्रताप सिंघानिया, आखिर तुम चाहते? कहते हुए निकिता के शब्द वहीं रुक गए, क्योंकि कमरे का नज़ारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। पूरे कमरे में सिर्फ निकिता की ही फ़ोटो थी। उसकी पोर्ट्रेट थी, हर एक एंगल, हर एक डिज़ाइन से। फ्लोर और सोफे पर निकिता के कपड़े और उसकी पसंदीदा कई सारी चीज़, मेकअप का सामान, उसकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। कई सारे कैनवस लगे हुए थे, जिसमें रुद्र ने निकिता की कई अधूरी पेंटिंग बना रखी थी। बेड पर निकिता की तस्वीर के पिल्लो और बेडशीट, इन सभी की चीज़ों को देखते हुए निकिता के कदम अपने आप ही कमरे में घूम रहे थे। वह हैरान नज़रों से पूरे कमरे को देख रही थी कि तभी रुद्र अपना सलाइवा कटकते हुए निकिता के पास आया। देखो निकिता, मैंने कहा तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुम ऐसे किसी के कमरे में। रुद्र ने यह शब्द कहे ही थे कि तभी निकिता ने अपनी नज़र उठाकर रुद्र की तरफ देखा, जिसकी आंखों के नीचे आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी। बिखरे हुए बाल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आंखों में लाली, जैसे मानो वह कितने दिनों से सोया ही नहीं। जख्मी पैर जिसमें बैंडेज लगे हुए थे, कमज़ोर शरीर। रुद्र ने खुद को देवदास बना लिया था। निकिता ने आज इन सब चीज़ों को नोटिस किया था। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। अब निकिता कुछ कुछ बातों को समझने लगी थी। यह सब क्या है रुद्र? आखिर तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हारी यह चोट, यह हालत, क्या अभी तुम यह कहोगे तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्लीज़ रुद्र, अब तो सच बता दो। सच? कैसा सच? कोई सच नहीं है। देखो निकिता, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? एंथनी, एंथनी से बाहर। कहते हुए रुद्र दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी निकिता अचानक ही अपने हाथ में ली हुई गन अपने सर पर रख लेती है और रुद्र को वार्निंग देते हुए बोली, रुक जाओ रुद्र, बस बहुत हो गया। तुमने मेरी ज़िंदगी को खेल समझ रखा है क्या? बिना किसी रीज़न तुम अचानक मुझे तलाक देते हो, मुझे इतनी तकलीफ़ देते हो, उसके बावजूद मेरी यादों को अपने पास समेट कर रख रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? साफ साफ बताओ। तुम नफरत करते हो ना मुझसे? नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो ठीक है, डाइवोर्स इस बात का हल नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुमसे अलग होकर तो मैं वैसे भी मर जाऊँगी, और अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मेरी यह मौत आज तुम्हारी आंखों के सामने होगी। मैं खुद को मार लूँगी, ख़त्म कर दूँगी मैं अपने आप को। अचानक निकिता के इस पागलपन को देखकर रुद्र की तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। वह अचानक ही चिल्लाते हुए घबराहट के मारे निकिता को रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ निकी, ऐसा मत करना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्लीज़ निकी, मुझे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस इतना कहूँगा कि तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाऊँ? कैसे भूल जाऊँ? प्यार करती हूँ तुम्हें, मोहब्बत कोई खेल नहीं है। तुमने मेरी ज़िंदगी को तमाशा बना कर रख दिया है। अब मैं जीऊँ या मर जाऊँ तो मैं क्या फ़र्क पड़ता है। आई लव यू रुद्र। तुमसे अलग होकर तुम्हें वैसे ही मर जाऊँगी, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए ना, तो मैं आज तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए खुद से आज़ाद करती हूँ। कहते हुए निकिता ने अचानक ही गोली के ट्रिगर को दबाना ही चाहा था कि तभी रुद्र अचानक ही चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुझे HIV है और अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वह प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था, क्योंकि
और इससे पहले कि रुद्र आगे कुछ कह पाता कि तभी निकिता अचानक ही अपने हाथों में रखे हुए गन को फ्लोर पर फेंक देती है और एक झटके में रुद्र के सीने से लग गई। उसने रुद्र के होठों पर लाइट किस करते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए पूछा, इसका मतलब तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो? वह सब नाटक था। कहो ना, वह सब नाटक था ना। निकिता की अचानक ही हरकत को देखकर पूरी तरह हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झटके से निकिता के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में बेचैनी से देखते हुए पूछा, पूछोगी नहीं मुझे यह बीमारी कैसे हुई? मेरी बीमारी के बारे में जानकर तुम्हें जरा भी शौक नहीं लगा? मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा? क्या यह जानकर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? और रुद्र के ऐसा पूछने पर निकिता उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उस पर बहुत सारे किस करते हुए बोली, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अब तक मेरे हो। मौत भी मुझे तुमसे मोहब्बत करने से रोक नहीं सकती। मैं उन हजारों तूफानों का सामना कर सकती हूँ रुद्र, जिसमें तुम मेरे साथ हो, लेकिन उस हवा के झोंके से नहीं जीत सकती जिसे तुमने हम दोनों के बीच आने की इजाज़त दी है। मैं उन हजारों लड़कियों से जीत सकती हूँ जो तुम्हें चाहती हैं, लेकिन उसे एक लड़की से नहीं जीत सकती जिसे तुम चाहते हो। लेकिन अब जबकि मुझे मालूम है कि तुम मेरे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या हुआ है और क्या नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे पागल, एक बार तो कहा होता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है यह वजह काफ़ी हम दोनों के अलग करने के लिए? रुद्र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते थे कि तुम्हारी निकिता सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तुमसे दूर हो जाएगी? कहते हुए निकिता फूट फूट कर रो रही थी। उसके सीने से लग चुकी थी और निकिता की बातों को सुनकर रुद्र पूरी तरह हैरान था। उसके साथ ही उसने निकिता को कस के गले से लगा लिया। अब वह निकिता से रोते हुए बोला, नहीं निकी, मुझे अच्छे से मालूम था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरे साथ इस कंडीशन में भी रहना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ स्पॉइल कर दो। तुम्हारे सामने तो अभी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। प्लीज़ मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें वह लाइफ नहीं दे सकता जो तुम डिज़र्व करती हो। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, लेकिन इमोशनल मत हो। और यह सुनकर निकिता अचानक ही रुद्र के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर देती है। रुद्र निकिता की इस हरकत पर हैरान रह गया। वह निकिता को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन निकिता उसे और भी ज़्यादा चिपक कर उसके फोर्स के साथ किस करने लगी और रुद्र को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। निकिता का किस करना रुद्र को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वह निकिता की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने निकिता से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निकिता रुद्र को यूं ही किस करते हुए अचानक ही बेड पर उसे लिए हुए गिर गई। रुद्र हैरानी के साथ निकिता के नीचे था और निकिता उसके ऊपर। लगभग 5 मिनट की किस के बाद निकिता ने उसके होठों को छोड़ा और वह उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई अपनी सांसों को भूल नहीं सकता रुद्र, तो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं हमने, और जब तक लाइफ तुम्हारे साथ है वह हैप्पी रहेगी। जब ज़िंदगी छोटी ही सही, हम दोनों साथ में गुजारेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। कहते हुए निकिता एक बार फिर रुद्र को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ी कि तभी रुद्र उसे रोकते हुए बोला, ऐसा मत करो निकी, तुम बहुत पछताओगी। तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ, क्योंकि मुझ पर तुम्हारी मोहब्बत का नशा है। प्लीज़ रुद्र, खुद को मत रोको। बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में रहने के लिए, तो प्लीज़ तुम्हें अपने कदम पीछे मत लो। आई जस्ट वांट योर लव रुद्र, आई जस्ट वांट योर लव। कहते हुए निकिता जल्दी जल्दी रुद्र के शर्ट के बटन खोलने लगी। वह उसके सीने और होठों के पास बेतहाशा किस करने लगी। निकिता के हर एक टच के साथ रुद्र के अंदर दबे हुए अरमान भी बाहर आ रहे थे। वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए निकिता को रोकते हुए कहा, निकिता प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो, तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगी। यह जानलेवा बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। प्लीज़ रुक जाओ। कहते हुए रुद्र ने निकिता को खुद से दूर धक्का दिया और उठकर बिस्तर से खड़ा होने को हुआ कि तभी निकिता ने एक बार फिर रुद्र को पीछे से हक कर लिया और उसके पीठ पर बेतहाशा किस करते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ जी नहीं सकती, मर तो सकती हूँ ना। तुम बताओ, क्या तुम्हें मुझसे दूर होकर जी सकोगे? तुम मुझसे दूर होकर लंबी ज़िंदगी चाहिए रुद्रिया, छोटी सी प्यार भरी ज़िंदगी। फैसला तुम्हारे हाथों में है। निकिता के इस सवाल को सुनकर रुद्र अपनी ही जगह पर जम गया, क्योंकि जवाब तो उसके पास भी नहीं था। और तभी अचानक ही निकिता उसके सामने आई और उसके शर्ट के बटन एक बार फिर खोलते हुए
अपने हाथ को उसके सीने पर चलाते हुए रुद्र के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ रुद्र। तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ बची हुई जिंदगी जीना चाहते हो? कहते हुए निकिता धीरे से रुद्र से अलग हुई। वह उसकी आंखों में देख रही थी। रुद्र कुछ पल के लिए निकिता के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया, लेकिन अब वह भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। वह झटके से निकिता के करीब जाकर उसे उसकी कमर से थाम लेता है और अपने करीब करते हुए बोला, क्या क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है निकी? तो ठीक है, अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। कहते हुए रुद्र ने अचानक ही निकिता के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रुद्र ने निकिता को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लाते हुए उसके ऊपर लगभग झुकते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच उसके लिए तैयार हो निकी? अभी भी वक्त है, फैसला बदल दो। और यह सुनकर निकिता रुद्र की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुमसे नहीं होगा बेवकूफ़ आदमी। इतना कहकर उसने रुद्र को अचानक ही बेड पर अपने नीचे कर लिया और एक झटके में उसके ऊपर आते हुए बोली, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आखिरी सांस तक करती रहूंगी, समझे? अब प्यार करो मुझे, वरना कल की मरे आज मार दूंगी तुम्हें, इडियट। पता नहीं यह प्ले बॉय कहाँ से बन गया। इतना कहते हुए रुद्र के शर्ट के बटन एक झटके में फाड़ देती है। निकिता की एक्साइटमेंट देखकर तो रुद्र भी पूरी तरह हैरान था। अब निकिता ने एक झटके में अपना सूट अपनी बॉडी से अलग किया और अब रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। और वहीं दूसरी तरफ जिंदलविला। निकिता के जाने के बाद खुशी आज बहुत दुखी थी और इसलिए आज अक्षत ने खुशी के साथ वक्त बिताने का डिसाइड किया था। इसलिए उसने आज घर के सभी सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी। इस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे और दिसंबर का महीना था। अक्षत और खुशी घर के लिविंग एरिया में फायर प्लेस के ठीक सामने दोनों एक दूसरे की बाहों में एक बड़े से काउच पर बैठे हुए थे। इस वक्त दोनों के बदन पर एक गर्म ब्लैंकेट थी। खुशी की पीठ अक्षत के सीने से लगे हुए थी। अक्षत ने खुशी का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए टीवी पर एक रोमांटिक मूवी प्ले कर रखा था, लेकिन खुशी को तो जैसे उसे देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह ना चाहते हुए भी बार बार निकिता और रुद्र के बारे में सोच रही थी, जिस चीज़ को अक्षत भी नोटिस कर रहा था कि तभी अक्षत ने खुशी के हाथों में अपनी उंगलियां इंटरवीट करते हुए उसके गले और कंधे पर किस करते हुए कहा, जान कब से देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान यहाँ है ही नहीं। प्लीज़ क्या तुम कुछ देर के लिए उन लोगों को भूल कर मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती? क्या तुम्हें ज़रा भी इस बात का एहसास है कि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है? मैं यहाँ से तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारा ध्यान मुझ पर न होकर किसी और पर है। कितने दिनों से तुमने मुझे खुद को प्यार भी नहीं करने दिया। उन दोनों की वजह से हमारी लाइफ भी इन्फेक्टेड हो रही है। क्या यह सही है? मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? कहते हुए अक्षत खुशी से शिकायत कर रहा था और अक्षत की शिकायतों को सुनकर खुशी को भी इस बात का एहसास था कि शायद वह निकिता और रुद्र के कारण अक्षत के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वह अक्षत की खुशी और ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन वह अपने दिल का भी क्या करे जो अपने दोस्तों के दुख में दर्द से टूट रहा है। खुशी ने चेहरे पर मायूसी लिए धीरे से अपना चेहरा घुमाकर अक्षत की तरफ देखा और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थामकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, जानती हूँ मैं आपकी चाहतों को पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन आप ही बताइए अक्षु, जहाँ मेरे अपने दुखी हैं वहाँ मैं खुश कैसे हो जाऊँ? लेकिन उसके बावजूद मैं आपको खुद से करीब आने से कभी नहीं रोका। इनफैक्ट मुझे अच्छा से पता है आप इस सिचुएशन में खुद वह सब नहीं करना चाहते, क्योंकि भले ही आप इस बात को शो ना करें, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको भी तकलीफ़ हो रही है। और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे अलावा मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता जान। मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पता है तुम इस चीज़ के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो। वह दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी जान की फीलिंग से ज़्यादा नहीं। आई ओनली लव यू, ओनली यू। और अक्षत की यह बात सुनकर खुशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अक्षत के गाल को लगभग खींचते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे अक्षु। आंखें खोल कर देखिए, मेरे अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, चाहे वह सामान हो या कोई इंसान। कहा ना मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना ही सामान, ना ही इंसान और ना ही भगवान। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। कहते हुए अक्षत ने खुशी को अपने सीने से लगा लिया। खुशी अक्षत की आंखों में फिर से वही दीवानगी देख रही थी जो उसे हमेशा अपने लिए नजर आती थी, और अब खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
उसने अक्षत को जोर से हक किया और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, सॉरी अक्षु, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरी दीवानगी के लेवल आपकी दीवानगी तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी लाइफ के कुछ छोटे मोटे रिश्तों को इग्नोर नहीं कर पाती। मुझे मालूम है मैं आपके साथ शायद नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कह पाती, अक्षत ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखी और उसे आगे कहने से रोका और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश भी मत करो जान, मेरी दीवानगी का लेवल तुम तक नहीं पहुंच पाओगी और तुम मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रही, बल्कि तुम अभी भी वैसी ही हो जैसा देखकर मैंने तुम्हें प्यार किया था। केयरिंग, सॉफ्ट हार्टेड, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। तुम्हारी यही खासियत तो थी जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। और सच तो यह है कि अगर आज तुम बदल गई तो मुझे खुशी तो होगी, लेकिन इस खुशी में वह बात नहीं होगी, खुशी की नाक पर टैप करते हुए, जो मेरी इस खुशी में है। इसलिए तुम वैसी ही रहो जैसी तुम हो। आई एम हैप्पी विद यू। तुम्हारा मेरे साथ रहना ही मेरे लिए काफ़ी है। ना तुम बदलो ना मैं सुधरूंगा, ओके। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी बातों को सुनकर खुशी भी मुस्कुराने लगी। खुशी अक्षत के सीने पर अपना सर रखकर बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, अक्षु, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आपका प्यार मिला है। आई लव यू अक्षु, आई लव यू मेरी जान। कहते हुए अक्षत ने खुशी को कस के अपने सीने से लगा लिया। फाइनली अब उसे महसूस हो रहा था कि खुशी का मूड अब थोड़ा लाइट हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे कि तभी अचानक ही अक्षत का मोबाइल रिंग करता है। अक्षत ने अपनी नज़र घुमाकर मोबाइल की तरफ देखा तो उस पर एंथोनी का नंबर फ्लैश हो रहा था। एंथोनी की कॉल। एंथोनी का जिक्र सुनते ही खुशी के कान भी खड़े हो गए। अब उसने जल्दी से लिविंग एरिया में लगे हुए बड़े से वॉल क्लॉक में टाइम को देखते हुए अक्षत से कहा, एंथोनी की कॉल रात को 10 बजे, जल्दी उठाइए अक्षु, शायद इम्पोर्टेंट हो। कहीं रुद्र ने फिर से कोई पागलपन तो नहीं किया। खुशी की बात सुनकर अक्षत ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से एंथोनी ने निकिता के सिंघानिया विला आने के बारे में बताया। सर, निकिता मैम सिंघानिया विला आई हैं और वह लगभग 1.5 घंटे से रुद्र सर के कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वह बहुत गुस्से में आई थी, उनके हाथ में गन थी, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। 1.5 घंटा? लगता है तुम्हारी ड्यूटी खत्म करने का वक्त आ गया है, जाओ जाकर सो जाओ। कहते हुए अक्षत ने अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अक्षत की ऐसी आधी अधूरी बात सुनकर एंथोनी का कुछ समझ नहीं आया। वह बेचारा काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन अब उसने कुछ भी नहीं कहा और एक ठंडी सांस लेकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ खुशी अक्षत की अजीबोगरीब बात को सुनकर कंफ्यूज नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसने थोड़ा परेशान होते हुए अक्षत से पूछा, क्या हुआ अक्षु, क्या कहा एंथोनी ने? और खुशी के माथे पर परेशानी की लकीरें देखकर अक्षत ने झटके से खुशी को अपने नीचे कर ब्लाउज के ऊपर से ही उसे सीने पर हाथ चलाते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त अपने पति के पास गन लेकर पहुंची है और दोनों को कमरे में 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। कहते हुए अक्षत उसके क्लीवेज पर किस करने लगा। उसके साथ ही वह काफ़ी तेज़ी से उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहला रहा था, जैसे मानो वह आप अपने अंदर की तड़प को कंट्रोल नहीं करना चाहता। लेकिन खुशी तो उसकी बात को सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। वह तुरंत ही हड़बड़ाते हुए अक्षत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, वाट, निकी गन लेकर सिंघानिया विला पहुंची है, लेकिन वह तो एयरपोर्ट, और आप यहाँ शांति से मेरे साथ रोमांस कर रहे हैं। अक्षु हटिए, जल्दी सिंघानिया विला चलिए, कहीं वह पागल लड़की रुद्र को गोली ना मार दे। एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए। ओह ठरकी आदमी, छोड़ो मुझे। कहते हुए खुशी अक्षत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत को वह एक सेकंड के लिए भी हिला नहीं पाई। अक्षत ने अपनी पकड़ पूरी तरह उस पर मजबूत करते हुए उसकी कमर को अपनी दोनों मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, काम ऑन जान, पागलों वाली हरकत मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वह दोनों भी अभी वही कर रहे होंगे जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। और जान, आज की रात इस लिविंग रूम में मैं तुम्हारे मौन करने के बाद सुनूंगा। आई जस्ट लव दैट जान। कहते हुए अक्षत ने खुशी की साड़ी के आंचल को उसके सीने से हटाकर झटके से फ्लोर पर गिराया और अब वह उसके नेवल पर दीवानों की तरह किस कर रहा था। अक्षु, यह क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता कि वह दोनों यह कर रहे होंगे? यह भी तो हो सकता है कि दोनों झगड़ा करते हुए मरा गए हों। वैसे निकिता की बच्ची बहुत ज़्यादा पागल हुई पड़ी थी। आप उसको अपनी तरह ठरकी मत समझिए, समझे?
कहते हुए खुशी मुंह बनाते हुए थोड़ी परेशान हो रही थी कि तभी अचानक ही उसके मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली। अक्षु, डोंट बाइट प्लीज़। जान, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर एक साथ मर भी जाए तो कोई बात नहीं। तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। आओ, आज मैं तुम्हें प्यार का लेसन देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्रोफेसर हूँ। कहते हुए अक्षत के हाथ अब खुशी के साड़ी के अंदर नीचे की तरफ जा रहे थे, जिसे महसूस करते हुए खुशी के तन बदन में बिजलियां दौड़ रही थी। खुशी अचानक ही सिहर उठी। वह अक्षत के टच में एक अलग ही बेचैनी और तड़प महसूस कर रही थी। उसने शर्म से अक्षत को खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए, बड़े आए प्रोफेसर बनने वाले। कुछ नहीं सीखना मुझे आपसे, ठरकी कहीं के। यहाँ लिविंग एरिया में कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। कहते हुए खुशी वहाँ से जाने को हुई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था कि तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब अक्षत ने झटके से फ्लोर पर गिरे हुए उसके साड़ी के आंचल को पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और इससे पहले खुशी कुछ समझ पाती, राउंड राउंड होते हुए कुछ ही पल में उसकी बॉडी से साड़ी गायब थी। अक्षत ने उसकी साड़ी को तेजी से अपनी मुट्ठी में जकड़कर दूर हवा में फेंक दिया और अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए खुशी को ऊपर से नीचे तक अपनी लश भरी नज़रों से स्कैन करना शुरू कर दिया। खुशी तो बिल्कुल सच में मरी जा चुकी थी। उसने हड़बड़ाकर जल्दी से अपने सीने को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश की और अक्षत ने जिस तरफ उसकी साड़ी फेंकी थी उस तरफ देख रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपनी आंखें छोटी करते हुए अक्षत को घूर कर देख रही थी और दांत पीसते हुए जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी अक्षत काउच पर अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे अपनी नीले होठों को दांतों से काटते हुए खुशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, बहुत सेक्सी लग रही हो जान। अगर हाथ हटा दो तो और भी हॉट लगोगी। यहाँ से तुम जा सकती तो नहीं हो। बेहतर यही होगा कि खुद ही मेरी बाहों में आ जाओ, क्योंकि अगर मैं खुद आया तो सुबह तुम्हें कमर की मालिश करने के लिए भी मेरे पास ही आना होगा। कम ऑन, मेरे पास आओ, आज हम काउच एक्सरसाइज करेंगे। कहते हुए उसने अपने एक हाथ को उठाकर खुशी की तरफ बढ़ाया और अक्षत की बेशर्मी भरी बातें सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शर्म से अपने हाथों से यूं ही अपने सीने को ढके हुए अपने कदम पीछे लेते हुए अक्षत से कहा, अक्षु के बच्चे, आप बहुत बेशर्म हैं। मैं नहीं आने वाली आपके पास, समझे। इतना कहकर खुशी उल्टे पैर वहाँ से भागने को हुई कि तभी अचानक ही उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और उसने खुद को हवा में पाया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अक्षत ने एक झटके में उसे अपने कंधे पर उठा लिया था और अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी बचकर मेरी जान। पूरे 1 हफ्ते तक तड़पाया है तुमने मुझे। आज अच्छे से गिन गिन कर बदले लूँगा। आई प्रॉमिस। सुबह तुम्हारी चाल हिरनी की तरह ना हुई तो मेरा नाम भी अक्षत जिंदल नहीं। खुशी को अब अपनी हालत पर रोना आ रहा था। वह जानती थी आज उसका पति मानने वाला नहीं है और इससे पहले कि वह अक्षत से और रिक्वेस्ट करे, अक्षत ने एक झटके में उसे काउच पर पटक दिया और उसके पैरों के पास बैठकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए उसकी थाई को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, शट अप जान, कुछ भी कर लो, आज बचकर जाने वाली नहीं हो। आई एम बर्निंग फॉर यू जान, और इसे ठंडा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कहते हुए वह झटके से खुशी के ऊपर झुका और उसे अपने हाथों में दबोच लिया और खुशी की घबराहट के मारे हालत ही खराब होने लगी। अब अक्षत खुशी को लाइट किस करते हुए उसके सीने को अपने हाथों से सहला रहा था, जिसे महसूस करते हुए खुशी की आंखों में अपने आप ही बंद हो गई। वह अक्षत की आंखों में अपने लिए डिज़ायर देख रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसके हाथ अपने आप अक्षत के बालों में चलने लगे कि तभी अक्षत उसके होठों को किस करते हुए धीरे धीरे उसके गले तक आया और अब वह उसके क्लीवेज पर किस कर रहा था। खुशी आंखें बंद किए हुए गर्म आहें भर रही थी कि तभी अक्षत ने उसे झटके से पलट कर अपने सुलगते होंठ उसकी पीठ पर रख कर उसे बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया। अक्षत के होठों को अपने बदन पर महसूस कर खुशी को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। वह अक्षत के प्यार भरे टच को महसूस कर रही थी। अक्षत उसे किस करने के साथ ही अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था और अब उसने धीरे से अपने दांतों को खुशी के ब्लाउज के हुक पर रखते हुए एक झटके में खोल दिया, जिसके कारण खुशी का ब्लाउज ढीला हो गया। और कुछ घंटे बाद अक्षत ने फाइनली खुशी को रात के 2 बजे अपनी बाहों से फ्री किया। अब तक खुशी पूरी तरह थक चुकी थी। अक्षत की बाहों से आज़ाद होते ही वह गहरी नींद में सो गई। खुशी के माथे पर ठहरे हुए पसीने की बूंदें अक्षत के बेइंतहा प्यार की गवाही दे रहे थे। उसका थका हुआ मासूम सा चेहरा देखकर अक्षत के चेहरे पर एक सर्टिफिकेशन भरी मुस्कान थी।
खुशी को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर अक्षत फ्लोर पर गिरे हुए अपने ट्रैक पैंट को उठाकर पहनता है और फिर खुशी को ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी बाहों में लिए वह सीढ़ी के रास्ते वापस अपने कमरे में आया। खुशी को बिस्तर पर लेटाकर उसने उसे एक बेड टॉवल से क्लीन किया और फिर अलमारी से एक नाइट ड्रेस निकाल कर उसने खुशी को अपने हाथों से पहनाया। खुशी भले ही नींद में थी, लेकिन नींद में भी वह अक्षत की केयर को महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। खुशी को सुलाने के बाद अक्षत धीरे से उसके बगल में आकर बिस्तर पर लेटा और दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट से कवर किया और खुशी को अपनी बाहों में लेकर वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर सोने लगा। सुबह लगभग 4 बजे अचानक ही अक्षत का मोबाइल रिंग करता है, जिसके बाद से अक्षत तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसे रिसीव करता है। वह एक नज़र खुशी को देख रहा था, कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। खुशी गहरी नींद में सोई थी। अक्षत धीरे से उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर यूं ही शर्टलेस बालकनी की तरफ आया। हेलो, क्या खबर है? कहते हुए अक्षत की आवाज़ पूरी तरह कोल्ड थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि कुछ देर पहले वह एक अलग ही पर्सनैलिटी था, जो अपने प्यार के लिए हंसना है, मुस्कुराता है, बच्चों की तरह नखरे करता है। बल्कि इस वक्त वह कहीं का राजा लग रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट पहेज, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और अक्षत की इसी आवाज़ को सुनकर दूसरी तरफ से राजीव थोड़ा हड़बड़ाते हुए अक्षत से बोला, सर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इतना कहकर राजीव ने अक्षत को कुछ बताया, जिसे सुनकर अक्षत का कॉल डोरा भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पक्का यकीन है ऐसा हुआ है? यस सर, इस बात की क्लैरिफिकेशन मैंने खुद की है। हम ओके ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम अब तक थाईलैंड में क्या कर रहे हो? आई थिंक तुम्हारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। और अक्षत की बात को सुनकर राजीव एक सेकंड के लिए हड़बड़ा गया। अब उसने अपनी बात को संभालते हुए अक्षत को बताया, सॉरी, दरअसल सर वह मुझे कुछ पर्सनल काम था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल शाम को ही वापस रसिया के लिए निकल जाऊंगा। ध्यान रहे, उस लड़की के कारण हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वह तुम्हारा अपना रिस्क है। और अक्षत की बात को सुनकर राजीव की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अक्षत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने पूरी तरह से सोना के बारे में हर चीज़ सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अक्षत की पहुंच से बचना नामुमकिन था। अब राजीव को काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत अक्षत से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, दरअसल सर वह लड़की, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसे कैसे हैंडल करना है तुम देखो। इतना कहकर अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अक्षत के फ़ोन रखते ही राजीव पूरी तरह घबरा रहा था। उसने तुरंत ही अपने लोगों को कॉल करते हुए कहा, वह लड़की सोना, मैंने उसका इस देश से निकलने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? और अक्षत की बात को सुनकर राजीव की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अक्षत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने पूरी तरह से सोना के बारे में हर चीज़ सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अक्षत की पहुंच से बचना नामुमकिन था। अब राजीव को काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत अक्षत से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, दरअसल वह लड़की, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसे कैसे हैंडल करना है तुम देखो। इतना कहकर अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अक्षत के फ़ोन रखते ही राजीव पूरी तरह घबरा रहा था। उसने तुरंत ही अपने लोगों को कॉल करते हुए कहा, वह लड़की सोना, मैंने उसका इस देश से निकलने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? राजीव की बात सुनकर उसके लोगों ने थोड़ा घबराते हुए बताया, सर हम उसी काम में लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लड़की के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे में उसे लीगल तरीके से इस देश से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। अगर आप कहें तो हम उस इलीगल तरीके से, और जस्ट शट अप, पागल हो क्या? इलीगल तरीके से निकालना होता तो मुझे 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ 2 दिन से पड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि वह लीगल तरीके से यहाँ से निकले और उसे आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ नहीं जानता, जल्द से जल्द इस मैटर को हैंडल करो। दोपहर 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास, समझे? कहते हुए राजीव लगभग गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर कह रहा था, यस सर, यस सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। कहकर उसके आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फ़ोन रखते ही राजीव गुस्से से दीवार पर एक पंच मारते हुए अपने आप से बोला, ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गया। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया। अक्षत की नींद लगभग उड़ चुकी थी। अब वह वापस कमरे में आकर टेबल से अपना सिगरेट और लाइटर लिए बालकनी की तरफ जाने लगा।
तभी उसकी नज़र बेड पर गहरी नींद में सोई हुई खुशी पर गई, जो एक बार फिर बच्चों की तरह सोते हुए नींद में ही लात मारकर ब्लैंकेट को बेड से नीचे गिरा चुकी थी और सिरहाने से एक तकिया उसके पैरों के पास आ गया था, जिस पर उसने अपने घुटने मोड़कर अपने हाथों को बेदर्दी ढंग से इधर उधर फैलाकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसे तो किसी बात का कोई होश ही नहीं था। उसकी पतली सेटिंग से बनी हुई नाइटी, जो कि कंधे पर एक पतली स्ट्रिप और उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक थी, लाइट ग्रीन कलर की है नाइटी खुशी के उल्टे सीधे तरीके से होने के कारण उसकी बॉडी को काफ़ी हद तक रिवील कर रही थी। खुशी को इस तरह देखकर अक्षत से अपनी लश भरी नज़रों से उस पर से नीचे तक निकाल रहा था। अक्षत, जो कि पहले ही शर्टलेस था, धीरे से खुशी के पास अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास आ चुका था और वह खुशी के ऊपर झुककर उसके पैरों से लेकर उसकी बॉडी तक उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, यह लड़की नींद में भी मुझे सेड्यूस करती है। पहले खुद अपनी तरफ इनवाइट करती है, फिर मैं कुछ करूं तो मुझे खूबसूरत नाम से पुकारती है। उफ, जान तुम्हारी है आधा। इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी। कहते हुए वह धीरे से झुककर खुशी के गाल पर किस करता है। खुशी दूसरी तरफ करवट बदल कर अपने एक पैर को मोड़कर सोई हुई थी, जिसके बाद वह नींद में ही अक्षत को अपने इतना सेड्यूस कर रही थी कि अक्षत के हाथ अपने आप उसके बाहों को सहलाने लगे। वह बड़ी ही मदहोशी के साथ खुशी के गाल पर किस करते हुए उसकी पीठ पर किस करने लगा। वह खुशी की बाहों को सहलाते हुए अचानक ही जोर से दबा देता है। आग की आवाज़ के साथ खुशी अचानक ही करवट बदल कर अपना हाथ नींद में ही इस जगह पर मारती है और यह हाथ उसने अक्षत के हाथ पर मारा था। उसके बाद अक्षत अपनी नीली नज़रों से खुशी को देखने लगा और कुछ पल के लिए रुक गया। अब खुशी कसम कसाते हुए एक बार फिर सो गई, क्योंकि वह पहले ही काफ़ी थकी हुई थी। कुछ देर पहले अक्षत ने उसे बुरी तरह थका रखा था। खुशी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, जैसे अक्षत भी नोटिस कर रहा था, लेकिन अब तो उसे भी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अब वह धीरे से झुककर खुशी के सीने को उसके नाइट ड्रेस के ऊपर से ही अपने हाथों से सहलाते हुए उसके होठों पर किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बहुत मुश्किल है तुमसे दूर होना जान। दिल तो कर रहा है एक बार फिर तुम्हारी वह मीठी आवाज़ सुनूं, लेकिन कहते हुए अक्षत ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और अपनी आंखें जोर से बंद की। वह खुशी के होठों को और भी तेज़ी से सक करते हुए एक लस्ट स्मूच के साथ छोड़ता है और उसके सीने पर बारी बारी किस करते हुए धीरे से अलग हुआ। वह फ्लोर पर गिरे हुए ब्लैंकेट को उठाकर खुशी की बॉडी को अच्छे से कवर करते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, मेरी जान डरो मत, अब परेशान नहीं करूँगा, सो जाओ। और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी ने झट से अपनी आंखें खोली तो अक्षत के चेहरे के रिएक्शन देखकर वह पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि अक्षत की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, जिन पर कुछ पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अक्षत के चेहरे को देखकर इससे पहले कुछ समझ पाती कि तभी उसकी नज़र नीचे अक्षत की ट्रैक पैंट पर गई। उसने तुरंत ही शर्मा कर पूरे ब्लैंकेट को अपने ऊपर चेहरे के तक कवर कर लिया। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी अक्षत कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है। खुशी को इस तरह शर्माते हुए देखकर अक्षत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अब वह मुस्कुराते हुए अपनी सिगरेट लेकर वापस बालकनी की तरफ चला गया। दरअसल वह समझ चुका था खुशी की आंखें उसी वक्त खुल गई जब उसने काफ़ी ज़ोर से उसके बैक पर प्रेस किया था, लेकिन खुशी ने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली थी ताकि अक्षत तंग ना करे। हालांकि अक्षत का दिल पूरी तरह कंट्रोल लूज कर चुका था, लेकिन फिर भी वह अपनी जान की तकलीफ़ नहीं देख सकता था, क्योंकि एक बार खुशी के करीब जाने के बाद वह उसे 2 घंटे और परेशान कर सकता था। इसलिए बेहतर था वह यहीं खुद को रोक ले। अब उसने अपना मोबाइल निकाल कर शिवाय को कॉल किया। शिवाय, जो कि पहले ही अपने कमरे की बालकनी में बैठे शराब की बोतल अपने होठों से लगाए बस पिए जा रहा था। उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। उसने अक्षत की कॉल को पूरी तरह इग्नोर किया। लगातार कई कॉल लगाने के बावजूद अब शिवाय ने कॉल नहीं उठाई। अक्षत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से कहा, यह मजनू इसकी तो। इतना कहकर अक्षत ने तुरंत एंथोनी को कॉल किया और उसे कुछ समझाते हुए उसे उसका काम बताया। उसके बाद वह उसे सख्त वार्निंग देते हुए बोला, मुझे 3 घंटे में पूरी रिपोर्ट चाहिए, और हाँ, शिवाय को जाकर देखो। इतना कहकर उसने एक बार फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फ़ोन रखने के बाद अक्षत बालकनी में खड़े चांद को देखते हुए अपने आप से बोला, यह मोहब्बत, उफ, सच में बहुत कुत्ती चीज़ है।
बड़े बड़े शेरों को शायर बना देती है, ज़िंदगी बना भी देती है, ज़िंदगी गंवा भी देती है। इसके साथ ही वह सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके बदन पर एक शॉल रखा और बड़े प्यार से उसे पीछे से हक कर अपना कर उसकी पीठ पर टिका लिया। इस टच को महसूस करते हुए उसकी आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गईं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मेरी जान, तुम्हें नींद नहीं आ रही? आपको भी तो नहीं आ रही? क्या सोच रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? कहते हुए खुशी धीरे से अक्षत के सामने आई और खुशी का प्यारा सा मासूम सा चेहरा देखकर अक्षत उसे भी अपनी शॉल में लपेट कर अपने करीब करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। चलो, यहाँ काफ़ी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। क्या करें, अक्षत ने अचानक ही खुशी को अपनी बाहों में उठा लिया और अब उसने अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला निकिता रुद्र के सीने से लगे हुए उसकी बाहों में सोई हुई थी। इस वक्त दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं था। रुद्र के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। वह निकिता की पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसके होठों पर किस करते हुए बोला, निकी है, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मुझे प्रोटेक्शन यूज़ करने नहीं दिया। तुम जानती हो कितना खतरनाक है। अब तुम्हें भी यही इन्फेक्शन लग गया होगा। आखिर क्यों तुम मेरे साथ एक बीमारी की मौत मरना चाहती हो? मैं मान तो गया था ना तुम्हारी बात, उसके बावजूद यह रिस्क लेना ज़रूरी था क्या? और उधर की बात को सुनकर निकिता, जो कि उसके शोल्डर पर अपना सर रखे उसे काफ़ी मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ी हुई थी, रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ रुद्र, अर्धांगिनी हूँ आपकी। आपके साथ हर चीज़ बांटने की कसम खाई है मैंने और मैं तो उसी कसम को पूरा कर रही हूँ। आपकी हर चीज़ में मेरा हक है, चाहे वह आपकी बीमारी ही क्यों ना हो। और जब हम दोनों को साथ रहना ही है तो हर पल डर डर कर क्यों बिताएं। इसलिए मैंने दोनों के बीच की उस आखिरी लाइन को भी ख़त्म कर दिया। अब जैसे आप वैसी मैं। अब निकिता की बातों को सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह अगले ही पल निकिता के ऊपर आ उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम औरतों को समझना सचमुच बहुत मुश्किल है। जब बेवफाई पर आती हो तो सारी दुनिया तबाह कर देती हो और जब टूट कर मोहब्बत करती हो तो खुद को तबाह कर लेती हो। यह कैसी मोहब्बत है तुम्हारी निकी कि खुद के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें नहीं लगता यह मोहब्बत नहीं बल्कि पागलपन है और तुम्हें इसका रिग्रेट हो सकता है। और रुद्र की आंखों में आंसू देखकर निकिता धीरे से अपना सर उठाकर उसके आंसुओं को लगभग अपने होठों से पीते हुए बोली, इसी को मोहब्बत कहते हैं रुद्र। होश में तो साजिशें की जाती हैं और मोहब्बत का दूसरा नाम ही दीवानगी है। और मुझे अपने दीवानगी का रिग्रेट नहीं है और ना कभी होगा। आपके साथ मुझे चंद पल की ज़िंदगी भी मंजूर है। निकिता अपने हाथों से रुद्र के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब प्लीज़ इन आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि यह मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात के लिए बहुत नाराज़ हूँ। आपने इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मुझे और खुद को बहुत दर्द दिया है। अगर पहले बता देते तो हम दोनों को इतनी तड़प ना होती। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ आपकी बीमारी के कारण आपकी निकी आपको छोड़कर चली जाएगी? एक बार कहकर तो देखते। इसलिए तो नहीं कहा स्वीट हार्ट, क्योंकि मैं जानता था तुम पूरी पागल हो। सब कुछ जानने के बाद भी मेरे साथ छिपकली की तरह चिपकी रहती और मेरे मरते दम तक मुझ पर हुक्म चाटती। तो मैंने सोचा कुछ दिन आज़ादी से ही बिता लूँ, लेकिन तुम तो फिर से आ गई मेरी बॉस बनने। अब मुझे फिर से तुम्हारी गुलामी करनी पड़ेगी। अब मेरी आज़ाद ज़िंदगी का सपना फिर से सपना ही रह गया। कहते हुए रुद्र ने मासूम सा चेहरा बना लिया और उसकी बातों को सुनकर निकिता को उस पर गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से मुंह बनाकर रुद्र को झटके से खुद से दूर किया और वह अपने बदन पर ब्लैंकेट को कवर करते हुए गुस्से से रुद्र को घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा, तो आपको मुझसे आज़ादी चाहिए थी, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ दी ना? तो ठीक है, आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो। अब रहो अकेले खुश, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इतना कहकर निकिता गुस्से से बेड से उतरने लगी कि तभी निकिता को गुस्से से जाता हुआ देखकर रुद्र ने झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। निकिता खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही रुद्र के सीने से टकराई। रुद्र उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर उसके चेहरे की तरफ देखता है तो निकिता की आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर रुद्र को अपने दिल में तकलीफ़ हो रही थी। उसने अपनी फिगर में निकिता के चेहरे को रख उसे धीरे से ऊपर उठाते हुए अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गई, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो
देखो मेरी तरफ, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो मैं अपने कान पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सिर्फ़ एक मजाक निकी। तुमसे दूर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे तब पता चला जब तुम मुझसे दूर जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर। और इससे पहले कि रुद्र आगे कुछ कह पाता, निकिता ने तुरंत ही उसके होठों पर अपने हाथ रखे और अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखकर नाम में सर हिलाया। जब इतना प्यार करते हो तो बकवास क्यों करते हो? प्लीज़ ऐसी बातें दोबारा मत करना। आप मुझे प्यार नहीं करते हैं सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी। आप नहीं जानते अब तक मेरी सांसें कैसी चल रही हैं। हर एक गुजरते वक्त के साथ यह सांसें टूट रही थी। प्लीज़ रुद्राज के बाद ऐसा कभी मत कहिएगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं या आपको मेरी ज़रूरत नहीं। यह सांसें सचमुच रुक जाएंगी। और निकिता की इन बातों को सुनकर रुद्र प्यार से उसके हाथ को अपने होठों से हटाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर होकर मैं जी रहा था? जब जब तुम रोती थी तुम्हारी आंखों के हर एक आंसू के साथ मेरी सांसें कम हो रही थी। तुम नहीं जानते मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह बातें कही थी, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तुमसे दूर होने के बाद तो सचमुच मेरी सांसें रुक जाती हैं। तुमने वापस लौट कर मुझे मेरा प्यार नहीं दिया निकी, बल्कि मुझे मेरी ज़िंदगी दी है। और आज इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि मैं तुमसे अपनी निकी से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा। इवन अब तुम 7 जन्मों के लिए सिर्फ मेरी हो। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी। कहते हुए रुद्र ने निकिता को अपने गले से लगा लिया और रुद्र की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने मुंह बनाते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए उसे खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा मैं नहीं सोच सकती, लेकिन आप सोच सकते हो। पहले तो यह बताओ कि चुड़ैल के साथ मुंह काला करके यह बीमारी लेकर आए हो। सच सच बताओ, फिर से प्ले बॉय बन गए हो ना? मेरे प्यार से आपका दिल नहीं भरा, इसलिए तो दूसरी लड़कियों की बाहों में जाकर यह ताम झाम लेकर आए हो ना? मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने अब आप किसी और के पास नहीं जाओगे। कहते हुए निकिता गुस्से से मुंह फुला रही थी और उसकी बातों को सुनकर रुद्र हैरान होकर जल्दी से अपने गले को पकड़कर कसम खाते हुए बोला, अरे तुम यह कैसी बातें कर रही हो निकी? मैं शादी के बाद तुम्हारे अलावा किसी और को देखा तक नहीं है। कसम से, भगवान कसम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरा किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद नहीं जानता मुझे यह कैसे हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सर की कसम। कहते हुए रुद्र परेशान होकर निकिता के सर की कसम खा रहा था और रुद्र को इस तरह घबराते हुए देखकर निकिता अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसके सीने से लगते हुए बोली, शांत हो जाइए, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है मेरे रुद्र बेवफा नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको यह बीमारी कैसे हुई। आप मेरे हैं, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है यह बीमारी होने की और भी कई तरीके हैं। और निकिता की बातों को सुनकर रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे तंग कर रही थी? तुम्हारी तो। कहते हुए रुद्र ने अचानक ही निकिता के खुले सीने को अपने हाथ से जोर से प्रेस किया, जिसके बाद निकिता दर्द से करहा उठी। रुद्र छोड़िए, छोड़िए मुझे। कहते हुए निकिता झुंझुनाहट में रुद्र को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अगले ही पल रुद्र ने निकिता को बेड पर पटक उसके ऊपर आते हुए कहा, ऐसे कैसे मेरी जान, अब तो यह नामुमकिन है। इतनी मुश्किल से मिली हो मुझे वापस, वह भी पूरे 2 महीने बाद। अब तो 2 महीने की कसर पूरी करनी है। और इतना कहकर रुद्र बिना निकिता को वार्निंग दिए एक झटके में निकिता को अपने नीचे करके उससे प्यार करने लगा।